दोपहर के 3 बज चुके हैं। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ा सवाल राजधानी दिल्ली में आज के दिन में यही खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में क्या बेटियां सुरक्षित हैं। इसी वजह से आज तक की टीम, हमारी महिला रिपोर्टर्स राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पहुंची और वहां पर आधी रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हमने की है बड़ी पड़ताल। दिल्ली में कितनी सुरक्षित हैं बेटियां। दिल्ली के कंझावला में एक बेटी के साथ दरिंदगी के बाद आज तक की ये पूरी टीम कल रात निकल पड़ी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। कंझावला से करोल बाग, ग्रेटर कैलाश से गाजीपुर, तमाम इलाकों में हम पहुंचे आधी रात को। वहां का हाल जाना, कहां पुलिस वाले मुस्तैद हैं, कहां पर सो रहे हैं, कहां सड़कों पर रोशनी है, कहां पर अंधेरा, कहां मदद के नाम पर लोगों की बदनीयती नजर आ रही है। हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने अलग अलग हिस्सों में जाकर पूरी रात अलग अलग इलाकों का लिया है जायजा। शुरुआत करेंगे कंझावला से, लेकिन उसके पहले अपने तमाम हमारे रिपोर्टर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका जल्दी से परिचय कराते हुए, क्योंकि आधी रात को इन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, राजधानी दिल्ली में बेटियां कितनी हैं महफूज, आगे आने वाले वक्त में दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी और बड़ी किए जाने की जरूरत है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो आपको बताएंगी कि राजधानी दिल्ली में आधी रात को उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। अनीशा माथुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अक्षता नागपाल हमारे साथ मौजूद हैं, पूजा शाली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अर्पिता आर्या हमारे साथ मौजूद हैं, नबिला जमाल हैं, श्रेया चैटर्जी हैं, तेजश्री हमारे साथ हैं और श्वेता झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम अपने संवाददाताओं से करेंगे बड़ी चर्चा, बड़ी पड़ताल इस बात को लेकर कि राजधानी दिल्ली का क्या है हाल। लेकिन उसके पहले आधी रात की क्या दिखी है तस्वीर कंझावला इलाके से और अलग अलग हिस्सों से, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मेरी घड़ी में रात के 2 बज चुके हैं। कंझावला का ये वही इलाका है जहां पर दरिंदगी के शिकार हुई उस बच्ची का शव नग्न अवस्था में बरामद किया गया था। रात के 2 बज रहे हैं, गाड़ियों की आवाजाही यहां से जरूर हो रही है, लेकिन आपको बता दें बहुत देर से यहां पर मेरी मौजूदगी है। पुलिस की कोई वैन, पुलिस की कोई गाड़ी या कोई पुलिस वाला इस हिस्से में हमें नजर नहीं आया है। यहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कंझावला चौक है, वहां पर पुलिस की वैन हमें जरूर दिखाई दी थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा घुप सन्नाटा है। चारों तरफ रह रहकर 1 से 2 गाड़ियां जरूर यहाँ से आती जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस जगह के जरिए आज इस बात को टटोलेंगे, ये जानेंगे कि राजधानी दिल्ली सुरक्षित बच्चियों के लिए है भी या नहीं है। दो बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है और हम निकल गए हैं अब उस जगह पर जहां से घसीटते हुए उस लड़की को, उस बच्ची को दरिंदों ने ले आकर यहां पर ड्रॉप किया था, या फिर क्या वो खुद से वहां पर गिर गई थी। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से इस घने कोहरे ने पूरे की पूरे हिस्से को जबरदस्त तरीके से ढक दिया है। गाड़ी को आगे बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा है। रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं और हम अब आगे की ओर बढ़ चले हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे धुंध ने पूरी तरह से कैसे इस सड़क को घेर कर रखा हुआ है। जो उजाले हैं भी, उससे भी सड़क साफ साफ नजर नहीं आ रही है। चूंकि हमारे कैमरे की लाइट है, इस वजह से मेरी साफ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वरना यहाँ पर गाड़ी चलाना भी अपने आप में काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि चारों तरफ घुप कोहरा और घुप अंधेरा ही नजर आ रहा है। क्या इसी का फायदा उठाने की उन 5 लड़कों की ओर से कोशिश की गई थी? फिलहाल आपको बताते चले, जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, दिल्ली पुलिस की वैन का हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी गाड़ी यहां पर कम से कम रात को पेट्रोलिंग करते हुए हमें नजर आ जाए। लेकिन अभी तक एक भी गाड़ी उस जगह से जहां पर उस लड़की को गिराया गया था या जिस जगह से उस लड़की के शव को बरामद किया गया, वहां से लेकर आगे की ओर हम बढ़ चले हैं, लेकिन एक भी गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही है। कंझावला में जहां पर नग्न अवस्था में उसके शव को बरामद किया गया था, वहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर आ चुके हैं कंझावला चौराहे पर। यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनकी संख्या 1, 2, 3, 4,
जरा मैं काउंट करती हूं, तकरीबन 4 सीसीटीवी कैमरे, 5 सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पांचों सीसीटीवी कैमरे के विजुअल्स क्या खंगाल लिए गए, क्या उसमें कोई भी सबूत दिल्ली पुलिस को दिखा है या फिर नहीं दिखा। आपको बता दें, एक हिस्से का एक छोटा सा विजुअल नजर आया है जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से घिसटती हुई गाड़ी उस बच्ची को लेकर जा रही है। अगर इसमें कुछ विजुअल हैं तो क्या वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं और क्या वो अहम सबूत साबित हो सकते हैं, क्योंकि बाकायदा अब उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश दिल्ली पुलिस की ओर से की जाएगी। फिलहाल आपको बताते चले, तकरीबन 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच तय करके हम आए हैं। एक पुलिस की वैन वहां पर जाती हुई दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी जरूर तैनात है और यहाँ पर कुछ दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो तैनात आपको दिखाई दे रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और हिस्सों की करते हैं पड़ताल और जानते हैं कि आधी रात को राजधानी दिल्ली क्या सुरक्षित है या फिर नहीं है। कंझावला चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये देखिए पिंक बूथ, दिल्ली पुलिस का ये पिंक बूथ जिस पर स्लोगन लिखा गया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब कितने कैमरे काम कर रहे हैं ये तो दिल्ली पुलिस ही जाने, लेकिन ये वो जगह है जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लिखा गया है और यहीं से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर उस बच्ची का शव नग्न अवस्था में बरामद होता है। यही वो सड़क है जहां से गुजरते हुए वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी होगी, जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं। आप सुनसान ये सड़क है, इधर से आप देखेंगे अभी चूंकि कोहरा भी घना होता हुआ चला जा रहा है। रात के इस वक्त 2:32 हो रहे हैं। यहीं से वो गाड़ी आगे की ओर गई होगी। यकीनन यहाँ पर जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, अगर दिल्ली पुलिस उन कैमरों को खंगालेगी, उन कैमरों को अच्छे से देखेगी, उनके वीडियोस खंगालेगी, तो यकीनन उसको कुछ अहम सबूत जरूर मिलेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब वो सीन को रिक्रिएट करती है तो इन तमाम सबूतों को वो किस तरह से इकट्ठा करती है। रात के 2:45 हो रहे हैं, यानी कि 2:45 बज रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा एरिया जो आगे मंगोलपुरी जाता है और आगे बाईं तरफ सुखबीर नगर जाता है, इस पूरे इलाके में बहुत दूर से मैं होती हुई चली आ रही हूँ। जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं वो सभी ऑफ हैं, बंद हैं। लाइट्स लगी हुई हैं लेकिन कोई भी लाइट जलती हुई नजर नहीं आ रही है। यही वो वक्त था जब वो गाड़ी घिसटते हुए लेकर उस लड़की को आगे की तरफ इन्हीं रास्तों से बढ़ती है। दूसरी तरफ का हिस्सा हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे ये गाड़ी, अभी ये गाड़ी आ रही है अकेले, अगर हालांकि इसकी रफ्तार तेज है, लेकिन कल जो गाड़ी जा रही थी उसकी रफ्तार काफी धीमी थी और उसके नीचे वो बॉडी थी और इसी रास्ते से घिसटते हुए वो लेकर सीधे आगे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे चारों तरफ घुप अंधेरा है, जितनी दुकानें हैं उनकी लाइट्स जरूर यहाँ पर जल रही हैं। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हमारी गुजरती हुई ये गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये वही स्ट्रेच है 10 से 12 किलोमीटर का, जहां से होते हुए उस बच्ची को, उस लड़की को, 20 साल की उस मासूम को घिसटते हुए वो गाड़ी लेकर गई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो दुकानों को अगर छोड़ दिया जाए या फिर कुछ घर ऐसे हैं तो चारों तरफ घुप अंधेरा ही आपको नजर आएगा। रात के 3:30 बज चुके हैं और हमारा 12 किलोमीटर का सफर यहीं पर खत्म होता है। जो तस्वीरें हमारे आंखों के सामने दिखी, दिल्ली पुलिस कई जगहों पर मुस्तैद तो नजर आई, लेकिन कई जगहों पर हालात जस के तस अभी भी बने हुए हैं। अगर उस हिस्से से गाड़ियां गुजरती हैं तो फिर वहां पर जनता की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। आप चैन से सोएं, इसीलिए रात भर जागता रहा आज तक।
बेटियां हमारी महफूज रहें, इसीलिए रात भर चलता रहा आज तक। राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जब हम पहुंचे तो हमने अपनी आंखों से यही देखा, कुछ जगहों पर दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी पूरी तरह से नजर आई, तो कुछ जगह ऐसे भी रहे जो काफी देर तक सुनसान इलाकों में तब्दील रहे और वहां पर एक भी पुलिस की वैन हमें गुजरती हुई दिखाई नहीं दी। इसीलिए मुस्तैदी और ज्यादा जरूरी है। अर्पिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अर्पिता, आधी रात को आपने भी अलग अलग हिस्सों में जाकर वहां का जायजा लिया है, क्या तस्वीर बनती हुई नजर आई, कहां पहुंची थी आप? मुझे लग रहा है शायद मैंने जो एक्सपीरियंस किया, यहाँ बैठी जितनी हमारे साथ के लोग हैं वो सबने वो एक्सपीरियंस किया होगा। शायद आज भी जब हमने निर्भया कांड देखा उसके बाद भी स्थिति वैसी की वैसी ही है। पुलिस वैन इसलिए घूम रही है क्योंकि अभी हाल फिलहाल हादसा हुआ है, नहीं तो वो भी हमको पीसीआर वैन शायद ही नहीं दिखती। उसके अलावा आप हर जगह जाइए, पुलिस वाले वहां घूम रहे हैं, वैन वहां खड़ी है, बावजूद इसके एक नहीं कम से कम 5-6 गाड़ियां जहां मैं खड़ी थी वहां पर पहुंचती हैं। कोई मुझे गाड़ी में बैठाने की बात करता है, कोई मुझे ये कहता है कि आप क्यों परेशान है, कहा मतलब मदद के बहाने। वो कैसी मदद होगी अर्पिता, वो कैसी मदद होगी, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि क्या वो मदद है या फिर मदद के नाम पर फायदा उठाने की कोशिश या फिर आपके साथ जोर जबरदस्ती। क्योंकि हमारे संवाददाताओं में से कई के पास आज तक की माइक आईडी भी रही, इस वजह से भी कुछ लोग बचते रहे, लेकिन जहां पर माइक आईडी नहीं थी वहां पर हाल क्या था। दिल्ली में साल के पहले ही दिन बड़ी वारदात हुई, लेकिन लगता है कि दिल्ली पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। मेरी सहयोगी अर्पिता अपने रात के अनुभव का जिक्र कर रही थी। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा का जब जायजा लेने के लिए वो पहुंची, पॉश डिफेंस कॉलोनी इलाके में दिल्ली में बस स्टॉप पर बस का इंतजार करती अकेली लड़की को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, वो सब कुछ हमारे कैमरे में कैद हो गया। ये देखिए। क्या कुछ नहीं, इंतजार कर रही हूँ कैब का। नहीं नहीं, मेरी कैब आ रही है। It's okay. If you, I will drop you somewhere. नहीं नहीं नहीं, क्या क्या कितने यार हो? खड़ी हूँ। आधी रात को अगर दिल्ली की सड़क पर कोई लड़की अकेली दिख जाए तो क्या हो सकता है, ये परखने के लिए आज तक की एंकर अर्पिता आर्या रात के 1 बजे डिफेंस कॉलोनी की एक बस स्टॉप पर कैब का इंतजार कर रही हैं। थोड़ा समय बीता होगा कि बाइक वाले इस महाशय की नजर पड़ी। वो सड़क की दूसरी साइड थे, लेकिन वहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या क्या कुछ नहीं, इंतजार कर रही हूँ कैब का इंतजार कर रही हूँ, कैब का इंतजार कर रही हूँ। कैब का इंतजार कर रही हूँ। रात के 1 बजे इलाका डिफेंस कॉलोनी। चंद पलों में एक पीसीआर वैन करीब रुकती है और अर्पिता के वहां रुकने की वजह पूछती है। 137 में नोएडा, यहाँ पे कैब बुलाई हुई है इसीलिए, ताकि पता चले कि आप लोग आ रहे हैं, लोग सिक्योर हैं कि नहीं है, तो थोड़ा सा वो एलिमेंट दिखाने के लिए आप लोग सही टाइम पे आ गए। चलिए ठीक है, थैंक यू। पीसीआर वैन की मौजूदगी से साफ है कि इस इलाके में पुलिस काम पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दिल्ली की असली तस्वीर सामने आने लगती है। मदद के बहाने लोगों का रुकना शुरू हो जाता है। सबसे पहले भारत सरकार के स्टिकर वाली एक टैक्सी रुकती है। क्या? कहीं नहीं भैया, कैब का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वाले बात कर रही थी। पुलिस वाला पूछ रहा था क्यों खड़ी हो, मैंने कहा कैब का इंतजार कर रही हूँ, मैंने बुलाई है। हाँ नहीं नहीं, वो बुक है ऑलरेडी, ऑफिस की तरफ से बुक हुई है, आने वाली होगी। फिर एक सफेद कार वाला रुककर ड्रॉप करने का ऑफर देता है। मना करने के बावजूद कार वाला काफी देर तक वहीं रुकता है। नहीं नहीं, मेरी कैब आ रही है। It's okay. If you, I will drop you somewhere. नहीं नहीं नहीं, कैब आ जाएगी मेरी, ऑफिस की तरफ से आने वाली, मैं उसी का वेट कर रही थी बस। If you want comfortable, I can. No, I am sorry, I am okay. Thank you.
कार वाला गया नहीं कि स्कूटी वाले को हमारी चिंता। ये चिंता कैसी थी, जरा इनकी बातचीत से समझिए। किथे यारो खड़ी हूँ। इसलिए क्या? जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, स्कूटी वाले का हाव भाव देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वो मदद के लिए आया था। हैरानी देखिए, वो कार अब भी वहीं रुकी हुई थी जिसे अर्पिता जाने को कह चुकी थी। क्या है? आप प्लीज जाइए। तस्वीरें आप देख चुके हैं, बातें सुन चुके हैं, हाव भाव देख चुके हैं। उनकी नीयत का फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। रात के 1 बज रहे हैं, डिफेंस कॉलोनी में मौजूद हूँ। निर्भया कांड से हमने क्या सीखा? 31 तारीख की जो घटना हुई, एक लड़की को 4 किलोमीटर घसीटते हुए 5 दरिंदे चले जाते हैं। उन सब के बाद कितना बदला है दिल्ली, वो हम देखने के लिए पहुंचे। लेकिन आपको जरा दिखाएं, देखिए यहाँ से अभी जब हम ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं तो एक पीसीआर वैन यहाँ पर गुजरती नजर आ रही है और ये फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं क्योंकि अभी ताजा ये मामला है, इसलिए पीसीआर वैन यहाँ पर नजर भी आ रही है। लेकिन सवाल उठ रहे थे उस दिन को लेकर कि अगर 12 किलोमीटर एक लड़की घसीटी जाती है तो पीसीआर वैन कहाँ थी, पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान कहाँ थे? ये तमाम सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि क्या वाकई दिल्ली की सड़कों पर लड़कियां सुरक्षित हैं? सोचिए, क्या कोई लड़की इस हाल में सुरक्षित महसूस कर सकती है? अर्पिता आर्या, दिल्ली आज तक। अर्पिता आर्या स्टूडियो में है। अर्पिता, पूरी शाम से ही लेकर रात भर आपने अलग अलग जगहों पर एक्सपीरियंस किया और ये तस्वीरें डराती हैं अपने आप में कि किस तरह से होड़ लगी हुई है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, या किस तरह का अनुभव रहा जिसके बारे में सबसे ज्यादा डर कहां पर लगा? देखिए, डर मुझे लगा कि एक तो डिफेंस कॉलोनी, हम वैसी जगह वैसे भी जाने से डरते हैं जहां पर ऐसा माहौल लगता है। हम खुद अपनी सिक्योरिटी के बारे में बहुत कंसर्न होते हैं, लेकिन डिफेंस कॉलोनी जहां बोलते पॉश इलाका है, भीड़ रहती है, पुलिस वालों की वैन खड़ी है, उसके बावजूद अगर लोग आपके 1-2 नहीं, आपने देखा पूरी रिपोर्ट में कम से कम 4-6 लोग वहां पर पहुंचते हैं और बहुत सारे इशारे, क्योंकि हमने कैमरा छुपा कर रखा था ताकि मतलब जो भी उन्हें कहना है वो कह पाए, वो चीजें हम दिखा पाए। कैमरा होता तो शायद नहीं रुकते वो लोग, तो कैमरा छिपा हुआ था, उनको पता नहीं था। तो बहुत सारे वो इशारे कर रहे थे, जो एक तो रात होने की वजह से और कैमरा छुपे होने की वजह से बहुत चीजें सामने नहीं आ पाई। लड़की का सड़क पर खड़े रहना रात में बिल्कुल, और अगर आप सड़क पर खड़े हैं तो इसको सीधे तौर पर आपसे रेट पूछ लिया जा रहा है, या ये पूछ लिया जा रहा है कि आप चलेंगी। मतलब कोई किस परिस्थिति में खड़े हैं, यहाँ पर मदद की कोई बात नहीं थी, सबकी इंटेंशन बहुत क्लियर थी। पूजा, अर्पिता, सोचे कितना स्कैरी रहा होगा तब। क्या ये मदद के लिए आ रहे हैं या सिर्फ आपको एक राइड? नहीं, वो दिख रहा था, वो मुझे भी महसूस हो रहा था कि कोई मदद नहीं है। वो पहले कह रहे हैं आइए कम इन साइड, बैठ जाइए, बात करते हैं। कितना हाथ से इशारे कर रहे हैं, 10, 12, 20 ऐसे करके जो इशारे वो जितने कर सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है बहुत नहीं दिख रहा हो, लेकिन एक लड़की के तौर पर आपके सिक्स सेंस एक और बात मुझे लगता है कि जो हम नोटिस यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर मदद के लिए इनमें से कोई भी आता तो कॉन्फिडेंटली सबसे पहले पूछता कि आपको क्या दिक्कत है, क्या पुलिस को बुला दूं, पुलिस को बुला दूं, क्या आपने सूचना दी है? ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, किसी को हमने नहीं देखा है कि वो मदद के लिए यहाँ आया है, और जिस ढंग से ये लोग बोल रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि इनका इंटेंशन गलत है। अर्पिता, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये तो जो हुआ इन्होंने आपसे, अगर वहां पे जबरदस्ती होती तो क्या कोई मदद के लिए आता? नहीं, अगर कोई मदद के लिए नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा था, 2-3 लोग वहीं सड़क पे किनारे सो रहे थे, लेकिन कोई बॉदर नहीं कर रहा था कि अरे आपके पास ये बाइक वाला हॉर्न बजा रहा है, शोर हो रहा है, लेकिन जो 2 सो रहे हैं उनको कोई फर्क। उन्होंने एक बार भी अपने चेहरे से कंबल हटा के देखा नहीं कि तुम्हें कोई दिक्कत है या पूछा हो। तो लोग भी हमारे साथ बहुत सारी हमारी संवाददाता मौजूद हैं, सभी के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन जरा सोचिए दिल्ली वालों, आपको हो क्या गया है? अगर एक लड़की किसी भी मजबूरी में कहीं पर खड़ी हुई है, अर्पिता ने तो रात में रिपोर्टिंग की, लेकिन कोई मजबूरी बस रात में खड़ा होता तो क्या आप उसके साथ इस तरह का सलूक करते? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन मदद के नाम पर छेड़छाड़ की कोशिश, अकेलेपन का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश, दिल्ली की सड़कों पर लड़कियों को काफी सहना पड़ता है। आज तक संवाददाता तेजश्री मुनिरका बस स्टॉप पर पहुंची और यही सब उनको भी देखना और सहना पड़ा। उनका अनुभव उनसे पूछेंगे, लेकिन उसकी पहले तेजश्री की यह रिपोर्ट देखिए।
आप यहां क्यों खड़ी हैं? आपको कहां जाना है? मैडम, कहीं ड्रॉप कर दूं? कोई कैब वाला है, कोई चमचमाती गाड़ी वाला, कोई स्कूटी वाला। एक अनजान लड़की के कितने मददगार, लेकिन ये मददगार हैं या कुछ और? कंझावला में एक लड़की से दरिंदगी की वारदात के बाद आज तक संवाददाता तेजश्री दिल्ली की सुरक्षा का हाल जानने रात करीब 12:15 बजे मुनीरका के एक बस स्टॉप पर पहुंची थी। फिर जो कुछ हुआ आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। कार बाएं से यू टर्न करके फिर बस स्टॉप पर आती है और पास आने का इशारा करती है। जवाब ना मिलने पर कार फिर यू टर्न लेकर वापस आती है और कार चालक ड्रॉप करने का ऑफर देता है। जो गाड़ी आपने देखी काले रंग की, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। 3 बार ये हमारे सामने से चक्कर मारकर गया और अब आकर इसने पूछा कि आपको कहां जाना है। अब भी ये गाड़ी मेरे ठीक आगे रुकी हुई है। फिर ब्लैक वैन, फिर ये कार, सबकी वही जिद, ड्रॉप कर दूं क्या? सॉरी, नहीं थैंक यू, मैं आपको जानती नहीं हूँ। आई कांट हियर यू, म्यूजिक बंद कर देंगे? सर, मैं जानती नहीं हूँ, आपको कैसे जान सकती हूँ? सॉरी, नहीं थैंक यू सो मच। नोएडा इज टू फार, थैंक यू। आई डोंट नो यू, आपसे कभी मिली भी नहीं है, सो हाउ कैन आई कम विथ यू? नहीं, ये अलग है, ये कैब नहीं है, आप जाइए, थैंक यू। सॉरी, नहीं थैंक यू, नॉट एन प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। सॉरी, नहीं मैं चली जाऊंगी, मुझे नोएडा जाना है। आई विल गो। आप कैसे छोड़ेंगे? आप तो 2 व्हीलर पे ऑलरेडी 2 लोग हैं। अच्छा, नहीं आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम चले जाएंगे, थैंक यू। हाँ, नहीं कैब बुक हो जाएगी, नोएडा पास में ही है। आई विल गो, थैंक यू। लेकिन मदद के पीछे क्या सोच थी वो जल्द ही सामने आ गई। अदरवाइज मत लेना, अदरवाइज मत लेना। अगर दूसरे टाइप का हो मतलब हम उसके लिए रेडी है। अगर आप सॉरी, आप बुरा मान जाओगे, एक्चुअली तो बुरा नहीं मानोगे ना, कुछ ही बोल दो है ना। अगर आप नाइट वगैरह मारते हैं तो हम रेडी है। नो थैंक यू, वैसे तो नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू सो मच। सिटीजन हो ना, नॉर्मल हो ना। जी, मैं नोएडा में रहती हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ। स्कूटी वाला गया तो ये कैब आ गई। हम लोग पड़ताल कर रहे हैं, रियलिटी चेक कर रहे हैं कितना सुरक्षित है दिल्ली लड़कियों के लिए। एक गाड़ी आई, 3 बार मेरे सामने से चक्कर मार कर गई। एक व्यक्ति आया, उसने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, मैं छोड़ देता हूँ। तमाम तरह के सवाल पूछे, उसे इशारा भी किया कि मुझे कहीं नहीं जाना है, फिर भी वो दोहराता रहा कि कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं आपको। कैब वाला बहाने से रुकता है और डिक्की खोलता है और फिर से अप्रोच करने की कोशिश करता है। जब उसे पीसीआर वैन का डर दिखाया जाता है तो वो कहता है पीसीआर वैन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वही अभी हमारा कुछ नहीं करे पीसीआर, टैक्सी वाले हमारा कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई वैसी बात हो तो वैसी बताओ आप। क्या? कोई वैसी बात हो तो वैसी बताओ। कैसी वैसी? जैसे हम गलत समझ रहे हो, हमारा आईडी कार्ड ले लो। आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हो। मना करने के बावजूद वो लगातार ड्रॉप करने की जिद करता है। लड़की का शौक रखते हैं ना हम, तो हम गुड़गांव बहुत है हमारे लिए। हम गुड़गांव में सब छोना छोना जानते हैं और दिल्ली का भी, ये पता है तुम्हें? हम गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, कोने कोने में बता देंगे कहाँ बंदा कहाँ मिलेगा। ऐसे तो तुम उसको भी दोगे। किसको? उस कैब वाले को। अब पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फ्री में छोड़ेंगे? अरे यस, फ्री में नोएडा क्यों छोड़ेंगे हमें? एक भाई के नाते। और बताओ, आप सिस्टर हो जाओ, मैं भाई हो जा रहा हूँ। ये वही रूट है जहां निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, लेकिन पास में पीसीआर वैन की मौजूदगी के बावजूद यहां हर तरह की चीजें हो रही हैं। कैसे कहेंगे कि दिल्ली बेटियों के लिए सुरक्षित है? दिल्ली के मुनिरका के एक
बस स्टैंड पर है। पिछले 20 मिनट से हम यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। कई गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, लिफ्ट के लिए पूछती भी हैं, कुछ गलत सवाल भी करती हैं। उनमें से 2 लड़के आते हैं, रुकते हैं, पूछते हैं कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए। मेरे मना करने के बावजूद बार बार पूछते हैं। चूंकि वो 2 व्हीलर पे आते हैं तो कहते हैं हमारा घर पास में ही है, हम आपको हमारी कार से घर तक ड्रॉप कर देंगे। मैं उन्हें मना करती हूँ, 2 नहीं 3 नहीं, कई बार उन्हें मना कर देती हूँ। वो फिर पूछते हैं कि क्या आप किसी और चीज में दिलचस्पी रखती हैं, किसी और चीज में आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप बता दीजिए, कुछ और सीन है तो वो भी बता दीजिए। मना करने के बाद वो फिर से पूछते हैं कि आपको ड्रॉप करना है क्या। और इस सब के बावजूद सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड पर बस स्टैंड है जहाँ पर ये घटना घटित हुई, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर पुलिस की पीसीआर वैन गश्त भी कर रही थी। अकेली लड़की का रात में खुद अकेले कहीं खड़ा रहना ये कितना ज्यादा मुश्किल है, तेजश्री की इस रिपोर्ट से आपने समझ लिया। तेजश्री, इतने सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई, कोई भी जेन्युइन मदद के लिए आपको आगे आया वहां पर? देखिए चित्रा, हम लोग लगभग 20 से 25 मिनट तक वहां पर इंतजार कर रहे थे, यही कि बस आएगी या कैब का इंतजार कह के हम उस वक्त वहां पर वेट कर रहे थे। लेकिन जितने भी लोग आए ज्यादातर लिफ्ट दे रहे थे, कुछ 1 या 2 लोग उनमें से ऐसे थे जो वाकई में मदद करना चाह रहे थे, कह रहे थे कि हम आपको जहां पर आपको जाना है वहां पर छोड़ देंगे, आप अकेली लड़की हैं, क्यों इंतजार कर रही हैं। पर मान लीजिए यदि 20 गाड़ियां आई तो उनमें से 15 या 16-17 लोग ऐसे थे जिन्होंने गलत नियत से सवाल पूछने की और लिफ्ट देने की कोशिश की, और वहीं 3 ऐसे थे, 3 या 4 ऐसे थे जिन्होंने सही नियत से घर तक सुरक्षित पहुंचाने की वहां पर हमें मदद करने की कोशिश की। एक चीज नोटिस की इनकी रिपोर्ट में, ऐसा लग रहा था जैसे लाइन लगी हुई है, एक बाद और दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी। दूसरी तरफ जहां पर हम लोग इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर उस कैब ड्राइवर से मैंने 10 मिनट तक बहस की, मना किया, वो वहीं खड़ा था, सारी बातचीत हो रही थी, फ्री में ड्रॉप करने की बात कर रहा था। बिल्कुल। और उसके ठीक सामने अपोजिट लेन में एक पान की दुकान और कुछ शॉप्स थी, वहां पर कई लड़के खड़े थे और पीसीआर की एक वैन भी वहां पर खड़ी थी। सिर्फ उस पीसीआर वैन के ठीक सामने, ऐसा भी नहीं था कि कोई पेड़ है या फिर कोई बिल्डिंग है, जस्ट अपोजिट लेन में वहां पर पीसीआर वैन थी, नहीं आई हमारे पास। और उसके बाद कुछ चंद मीटर्स की दूरी पर हम लोग ड्राइव करते हुए गए, 30 सेकंड का रास्ता था, एक पीसीआर और वैन वहां पर खड़ी थी, और वो पीसीआर वैन जो थी वो पूरी तरह से खाली थी। हम लोग वहां पर 20 से 25 सेकंड तक देख रहे थे कि वैन में कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, दूर दूर तक पुलिस वाला नहीं था। बूथ में भी जब हम गए तो बूथ में भी पुलिस वाला ऐसा लग रहा था कि सोकर उठकर बाहर आए हैं। और यही एक चश्मदीद की ओर से भी दावा किया गया था इस लड़की की मौत के मामले के बाद। दीपक नाम के चश्मदीद ने कहा था कि कई ऐसे पीसीआर वैन थे जहां पर पुलिस नशे में धुत सोती हुई मिली, और वही एक्सपीरियंस तेजश्री ने भी किया। लेकिन दिल्ली का कोई भी इलाका लड़कियों के लिए मुश्किल हर जगह है। मेरी सहयोगी पूजा शाली जब सुरक्षा बंदोबस्त का रियलिटी चेक करने ग्रेटर कैलाश और पंचशील जैसे पॉश इलाके में पहुंची तो कई जगह पुलिस की मौजूदगी तो नजर आई, लेकिन मदद के नाम पर घूरती नजरों का सामना उनको भी यहां पर करना पड़ा। रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं हूं पूजा शाली। अगले कुछ घंटे दिल्ली की हम सड़कों के चक्कर लगा के एक रियलिटी चेक करेंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है। मैं साउथ दिल्ली के इन एरियाज में घूम के पता लगाऊंगी कि किस तरह का माहौल है, और जो वो ब्रूटल ड्रैग एंड डेथ हुआ एक यंग औरत का दिल्ली में, क्या दिल्ली की पुलिस के नेता सरकार क्या जगी है, क्या कोई अरेंजमेंट इन एरियाज में बेटर हुआ है, आइए चेक करते हैं। ग्रेटर कैलाश में तो पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है, लेकिन जल्द ही हम नेहरू प्लेस के पास मेट्रो स्टेशन पहुंचे। आती जाती गाड़ियां रुकते और घूरते हमें बार बार लगातार असुरक्षा का एहसास करा रही थी। गाड़ियां धीमी होती हैं, देखती हैं, एनालाइज करती है सिचुएशन। 1-2 बार हमने देखा ड्राइवर हमारी तरफ देख रहे थे, रुकना चाह रहे थे, किसी वजह से नहीं रुके, निकल गए। ऑटो रिक्शा 1-2 रुके रात को, उन्होंने पूछा अगर जाना चाहते हैं कहीं तो ऑटो रिक्शा जरूर रुके। लेकिन देखिए डर तो है। जब आप 1:30 बजे रात के 2-2:30 बजे अकेले खड़े हो, और तब आपको पता लगता है जब नजरें आपकी तरफ घूमती हैं, वो कुछ मिनट। अभी हम मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हैं, मेट्रो तो बंद है, लेकिन अब हम आगे जाके स्ट्रेच पे देखेंगे कि बाकी और जगहों पे
क्या सिचुएशन है साउथ दिल्ली एरिया में, आइए और आगे देखिए। रात के वक्त भी दिल्ली की रफ्तार तेज है। पंचशील के पास ये स्वामी नगर का सबवे है। तेज रफ्तार के बीच एक ऑटो वाला रुकता है। ऑटो में सवारी के बावजूद वो ले चलने की जिद करता है। थैंक यू भैया। अब सवारी है आपके पास? नहीं आप जाओ ना, कोई बात नहीं। मदद की पेशकश बुरी बात नहीं, लेकिन इनकार के बाद भी जिद मदद की नीयत को संदिग्ध बना देती है। दिल्ली में देर रात हर लड़की को ऐसी ही असुरक्षा का एहसास करना पड़ता है। अब मैं ग्रीन पार्क हौस खास एरिया के आसपास हूं और पिछले कुछ घंटों से जो साउथ दिल्ली का हमने दौरा किया, हमने ये पाया कि अगर मेन रोड एरिया जो है काफी ब्राइटली लिट है, अंदर जो सड़कें हैं वो वहां पे लाइटिंग कम है, बैरिकेडिंग हमको काफी दिखी, चेकिंग हो रही थी, पुलिस कांस्टेबल डिप्लॉयड थे, मूविंग पीसीआर हमको ज्यादा नहीं दिखी, रुकी हुई पीसीआर 2 जगह दिखी लेकिन मूवमेंट पीसीआर की हमको नहीं दिखी। और दूसरी चीज ये जरूर लगता है कि बाइक वाले जो राइडर्स होते हैं वो रुके, पूछा उन्होंने, गाड़ियां काफी स्लो हुई, तो वहां पे आपको वो डर लगता है कि कहीं कोई खींच ना ले आपको, और यही डर हर रात जो लड़की शायद ट्रैवल कर रही होगी। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो ऑटो जरूर रुके, ऑटो ने पूछा कहां जाना है, पर याद रखें ऑटो ड्राइवर भी और ऑटो उस वक्त कितने सेफ हैं ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पूरा मिलाकर ये जरूर कह सकती हूँ शायद साउथ दिल्ली का एरिया थोड़ा ज्यादा सुरक्षित है बाकी एरियाज के मुकाबले, और उसी उम्मीद के साथ कि एक दिल्ली में जब लड़की चल रही हो, चाहे सुबह हो या शाम, उसको सेफ और सिक्योर फील हो। अभी भी वो डर मौजूद है, पिछले कुछ हादसों से वो डर कायम है, पर उस उम्मीद से कि शायद स्ट्रिक्ट पुलिसिंग और गुड सिटीजन्स के साथ वो डर भी औरतों का कम हो जाएगा। जगन्नाथ मोहंती के साथ पूजा शाली, आज तक। जरा सोचिए, पूजा की जगह कोई मेल होता, कोई लड़का होता, उसके साथ इस तरह की स्थिति बनती। पूजा सीधे आपके पास आते हुए सबसे ज्यादा भयावह डरावना क्या रहा बीती रात? देखिए, एक आप खड़े हैं इतने बिजी एरिया में जहां पे आता जाता ट्रैफिक है और एक बाइकर आके रुकता है, बोलता है चलेगी क्या? मैंने ज्यादा बातचीत उससे आगे नहीं बढ़ाई, मैंने उसको बोल दिया मुझे नहीं जाना है। अगर जब मैंने आपको बोल दिया आपको नहीं जाना है तो आप क्यों रुके हैं वहां? आप क्यों अपना फोन स्क्रॉल करके मुझे कोनी नजर से देख रहे हैं? आप निकल जाइए, आप रुके रहे वहां पे। फिर एक ऑटो वाला सवारी के साथ बैठे बोलते नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, आप बैठ जाइए। तो एक चीज देखिए, दोनों साइड्स में आपको बताऊंगी क्योंकि पॉश एरिया था ग्रेटर कैलाश का। एक चीज मुझे देख के अच्छी लगी कि बंदोबस्त था बैरिकेडिंग का, कांस्टेबल थे, चेकिंग कर रहे थे, जो मुझे ये भी रियलाइज हुआ आप सब बाकी रिपोर्ट्स देखकर कि हर जगह नहीं होता है। पर मुझे मूविंग पीसीआर नहीं दिखी, स्टैटिक पीसीआर 2 जगह दिखी, ईस्ट ऑफ कैलाश और पंचशील के पास। मूविंग क्यों नहीं थी? हम तो 3-4 घंटे उन सड़कों पे एरिया में थे, कैसे आपको मूविंग पीसीआर नहीं दिखी? और तीसरा था जो हम बात यहां सब समझते हैं, एक चीज थी ऑटो बहुत रुके, पर उस ऑटो में किसकी क्या इंटेंशन है ये आप कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि आपको टोन पे वो डाउट हो जाता है। लेकिन दोनों ही स्थितियां बन सकती हैं। कई बार ऑटो वाले आपकी मदद के लिए या फिर वो पैसे कमाने के लिए वो पुश करते हैं। और चित्रा ऐसे ऑटो बहुत, मेरे को एक चीज ये भी अच्छी लगी कि चाहे बसें नहीं दिखी लेकिन अकेली लड़की अगर मुझे ऑटो लेना था तो बहुत ऑटो रिक्शास दिखे। अब वो सेफ्टी वाला जो एस्पेक्ट था, शायद वो जो बूढ़े ऑटो ड्राइवर थे उनके साथ में बैठ जाते। जो ऑटो वाले रुके उनकी नीयत क्या लगी? वो ठीक था, उनके साथ अगर लड़कियां निकले जाएं तो सेफ महसूस करेंगे। मुझे कम से कम 7-8 ऑटो रुके, तो उसमें मुझे बातों से पता लग गया। जो थोड़े से एजेड थे उन्होंने आराम से पूछा आप कहीं जाना चाहती हैं, आपको छोड़ दें, आप अकेले खड़ी हैं। जो थोड़े अलग तरीके से पूछ रहे थे ना, वो टोन एज अ वुमन, एज अ औरत आप पकड़ लेते हैं कि ये सिर्फ आपको ड्रॉप करने के लिए इंटेंशन में नहीं है। मगर मेरा एक क्वेश्चन है कि फिर लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या है? अगर एक औरत बाहर रात को उतरती है तो कोई ऑटो वैसे है नहीं, अगर आएगा भी तो आप डाउट करते हो उनका क्रेडिबिलिटी। तो कैब लोगे तो कैब का भी डर है कि कैसा वाला कैब होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं है, और पुलिस पेट्रोल तो कम ही था। तो दिल्ली इज नॉट अ सिटी फॉर वुमेन एट नाइट। और एक चीज कहूंगी चित्रा, जो गाड़ी रुकती है चाहे वो ना ही रुके पूरा, पर जो वो रुक कर आपकी तरफ देखती है ना, नजर जो डर है वो डर एक आदमी दिल्ली में नहीं समझ। अच्छा क्या है, हम टर्न लेकर आएगा और थोड़ा दूर खड़े होकर रिवर्स करके देखेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम दिल्ली पुलिस की मैनुअल देखें, अगर अकेले है कि 826 मोबाइल पीसीआर वैन है, पूरी रात सारी औरतें घूमे, कहाँ दिखी है पीसीआर वैन? मतलब पूजा आप ये कह रही हो कि रात में किसी भी लड़की का अकेले बाहर निकलना
ये सुरक्षित नहीं है और दिल्ली पुलिस कुछ जगहों पर मुस्तैद दिखी, कुछ जगहों पर नदारत रही, उसको और ज्यादा सक्रियता दिखाने की जरूरत है। एरियाज में जरूर बंदोबस्त था, बैरिकेडिंग थी, हमें दिखी काफी जगह, बहुत सारे साउथ दिल्ली एरियाज में बसंत कुंज में नहीं था, लेकिन जैसे ये भी मिक्स आया कि कुछ जगह था और कुछ जगह पॉश एरिया होते हुए भी नहीं था, पर मोबाइल पीसीआर हमको चलते हुए नहीं दिखी, शायद वो दिखती तो एक और बिल्कुल। बीती रात हमने ये भी अनुभव किया कि बीती रात ठंड बहुत ज्यादा थी, कई हिस्सों में जबरदस्त तरीके से कोहरा पड़ रहा था, लेकिन बेटियां रात में अगर घर से निकले तो कितनी सुरक्षित है, हमारी अलग अलग संवाददाताओं की रिपोर्ट आपके सामने है। दिल्ली की बेटियां डरी हुई हैं और दिल्ली पुलिस क्या सो रही है, यह सवाल कायम है। ले चलते हैं दिल्ली के झंडेबालान में, मेरी सहयोगी श्वेता झा वहां पर पहुंची, वहां का हाल देखा, पुलिस वैन में पुलिस वाले सोते नजर आए। अब श्वेता झा की यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की बेटियों को डर लग रहा है और पुलिस खर्राटे ले रही है। दिल्ली में पुलिस की मुस्तैदी का जायजा लेने के लिए आज तक पहुंचा राजधानी के मशहूर झंडेवालान मंदिर। वहां सुरक्षा के नाम पर हमने जो कुछ देखा वो हैरान करने वाला था। देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी है, जरा हम देखेंगे कि लोग सो रहे हैं या जगे भी हुए हैं। जरा हमारे कैमरामैन मदन जी को हम कहेंगे आगे जाकर के देखें कि पुलिस वाले देखिए ये सोते हुए नजर आ रहे हैं। 2 लोग हैं, दोनों ही सो रहे हैं और इस तरह से सुरक्षा हो रही है यहाँ पर इन लोगों की। तो ये दोनों पुलिस वाले आराम से यहाँ पर सो रहे हैं और आप अंदाजा लगाइए कि अभी यहाँ मैं आई हूँ और मैं सीधे अंदर जा रही हूँ, अंदर की तरफ जा रही हूँ। हालांकि वहां मुझे एक गार्ड नजर आ रहा है जो खड़ा है और विजिलेंट है, शायद वो मुझे रोके अंदर जाने से, लेकिन यहाँ से आसानी से कोई भी अंदर तक जहाँ पर बैरिकेटिंग है और जहाँ पे ये गार्ड खड़ा है वहां पर जा सकता है। एम्प्लॉई मंदिर का कर्मचारी हूँ। अच्छा, तो ये आपकी नाइट ड्यूटी है यहाँ पे? तो ये बताइए, यहाँ हमने देखा कि एक पीसीआर वैन यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन दोनों ही पुलिस वाले सो रहे हैं। लगी नहीं जागी, कॉल आएगी दौड़ जाएंगे वो। लेकिन बात ये है कि जैसे नहीं सोना चाहिए। जब पुलिस सो रही हो तो लोगों को डर तो लगेगा ही। झंडेवालान हनुमान मूर्ति के पास बस का इंतजार करते समय 2 लोग नजर आए। सुनिए सुरक्षा को लेकर क्या कह रही है महिला। डर लग रहा है? लग रहा था, मतलब अभी तक तो यहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ मतलब आ रही थी तो पूछ रहे थे थोड़ा, तो इसलिए लग रहा था डर। तो गाड़ियों से किसी ने कुछ पूछा क्या? कोई गाड़ी रुकी भी? ड्रॉप करने के लिए कि हम आपको कहीं ड्रॉप कर दें काइंड ऑफ, तो इस तरीके से पूछा खाली, बाकी कुछ नहीं था। लाइक टैक्सी नंबर गाड़ियाँ क्या पूछ रहे थे कि आपको कहीं जाना है तो हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, लाइक ओला उबर वाले काइंड ऑफ। झंडेबालान से बिल्कुल सटा है करोल बाग। दिल्ली सो रही है लेकिन करोल बाग का ये इलाका बिल्कुल जगा हुआ है। यहाँ पर कई बार ये इश्यूज हो जाते हैं कि लोग बाहर से ड्रिंक करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ पर बैठकर वो ड्रिंक करना चाहते हैं, या फिर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहस करने लग जाते हैं स्टाफ से। तो वैसे में इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि नाइट शिफ्ट में जो भी लोग अंदर काम कर रहे हैं, शॉप में काम कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह के लोगों से डील करना होता है, तो फौरन पुलिस वालों को ये फोन करते हैं, पीसीआर को फोन करते हैं और इनके मुताबिक कि जब कभी भी इस तरह के इश्यूज आए हैं, जब कभी भी इस तरह की दिक्कतें आई हैं, उन्होंने पुलिस को फोन किया है तो पुलिस ने इनकी मदद की है। फौरन पीसीआर की गाड़ी जो है, वैन जो है वो आ जाती है और इनकी मदद करती है। करोल बाग से आगे बढ़े तो हम राजेंद्र नगर पहुंचे, दिल्ली का बिजनेस और कोचिंग हब। राजेंद्र नगर इलाके में हम हैं और दिल्ली पुलिस की गाड़ी इस वक्त हमें दिख रही है। हमने देखा यहाँ पर, आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस एकेडमी भी है राजेंद्र नगर में, और रिहायशी इलाका है जहाँ इस वक्त अभी हम घूम रहे हैं, जहाँ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुबह के 4 बज रहे हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो किस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर है। ये जो पूरा इलाका है, एक तरफ आपको जो हम अभी दिखा रहे हैं वो है दिल्ली पुलिस स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली पुलिस एकेडमी राजेंद्र नगर। ये है वो इलाका।
सुबह के 4 बज चुके हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर राजेंद्र नगर की बात करें तो अभी थोड़ी ही देर में यानी कि 15 मिनट के अंतराल में हमें 2 पीसीआर की गाड़ियां यहाँ पर मिल गई और हमने देखा कि ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं जो है पुलिस की मूवमेंट यहाँ हमें ज्यादा देखने को मिली कंपैरेटिव जो बाकी 2 जगह मैं गई थी। करोल बाग की बात करें, अगर वहां भी हमें कम वहां पुलिस की गाड़ियां देखने को मिली, मुश्किल मुझे लगता है कि 1 घंटे में हमें 1 गाड़ी वहां पर मिली। और अगर हम बात करें झंडेवालान की, तो झंडेवालान में हमें एक भी पुलिस की गाड़ी, एक भी पीसीआर वैन वहां पर हमें नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट वहां पर हमें कुछ ऐसी जगह देखने को मिली जहां पे बस स्टॉप था लेकिन वहां पे बिल्कुल लाइटिंग नहीं थी, लोग अंधेरे में खड़े थे, कुछ भी हो सकता था। तो तमाम तरह के सवाल एक बार फिर से अब सामने आने लगे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि अगर दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, यानी कि देश की राजधानी में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो बाकी जगह कितने सुरक्षित हैं। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ श्वेता झा, आज तक। अब दिल्ली पुलिस जिनकी नाइट में ड्यूटी लगती है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। श्वेता ने जो एक्सपीरियंस किया है, श्वेता आपने जगाने की कोशिश नहीं की, इतने खर्राटे भर रहे थे। बिल्कुल आपने देखा होगा चित्रा रिपोर्ट में भी कि बिल्कुल पास हम गाड़ी के चले गए थे और 2 बार हमने खुद से बिना कैमरे के जाकर के देखा, बोल भी रही है तो भी और उसके बगल में मैं बोल रही हूँ जाके, उसके बावजूद दोनों आराम से सो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे रिपोर्ट में अंदर हम मंदिर के अंदर गए हैं और 2 बैरिकेड्स क्रॉस करके बिल्कुल अंदर तक गए हैं और लगभग 15 मिनट का मैंने पूरा टाइम लिया है। वापस जब हम आए हैं तब भी वो दोनों वैसे ही सो रहे थे। जब हम वहां से निकल गए हैं, यानी कि गाड़ी में जब हम बैठ गए, उसके बाद मंदिर के अंदर यानी मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो शख्स नाइट ड्यूटी में वहां पर मौजूद था, उसने आके उन दोनों को जगाया है कि आपकी रिपोर्ट ऐसे कवर हो गई है भैया, आप तो उठ जाओ। तब दोनों उठे हैं और उसके बाद वो बाहर झांक के हमें देख रहे थे कि कौन रिपोर्ट कवर करके चला गया। तो देखिए क्या स्थिति है। नहीं, हम तो गाड़ी में बैठ गए थे, हम निकल रहे थे, लेकिन हमने पीछे मुड़ करके जब देखा तब पुलिस वाले यानी कि मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन का शख्स जब आकर के उनको कह रहा है कि आपकी रिपोर्ट कवर हो गई है, आप दोनों सो रहे थे इतनी देर, सोचिए 15 मिनट तक लगभग मैं वहां पे थी और स्टोरी कवर कर रही थी। और आप समझिए मेन झंडेवालान, वहां लाखों लोग रोज वहां पर आते हैं पूजा अर्चना के लिए। और आप समझ रहे हैं हमारे देश में मंदिरों में भी आपने सुना होगा कितनी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। आप ये समझिए कि इतने इंपॉर्टेंट एरिया में जहां लाखों लोग रोज पूजा अर्चना के लिए आते हैं, मेन गेट पर पीसीआर लगी है ये बताने के लिए कि भैया सब कुछ सुरक्षित है। और हमने एंट्री में ही ये देखा कि घुसते साथ बड़ी सी पीसीआर और 2 पुलिस वाले दोनों सो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है। वो ऐसे सो रहे हैं, आप आराम से वहां गई, दिखाया आपने, वहां से रिपोर्ट की, वो आराम से सो रहे हैं, सोते रहे। एक जगह हमें बोल दिया साफ साफ कि मैडम हमें भी ठंड लगती है, तो आप हमारे बारे में भी सोचो। उनके लिए थोड़ा बहुत गैर गवर्नमेंट को देना चाहिए, कुछ तैयारी करना चाहिए पुलिस के लिए कि ठंड दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। देखिए हम यहाँ पर हंस जरूर सकते हैं कि दिल्ली पुलिस सो रही थी रात को जब उनको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए थी, ये हंसने की बात हो सकती है। लेकिन ये मामला कितना गंभीर, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती, कोई छेड़छाड़ होती, कोई और स्थिति होती, मैंने जब तो कवर किया तो पुलिस सोती भी मिलेगी, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल चित्रा, मैंने यही बोला बात, बिल्कुल मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ मेरा क्या काम है, लेकिन अगर आतंकवादी कोई होता तो कितना इजीली एंटर कर जाता। कोई भी असामाजिक तत्व है वो कितना इजीली मंदिर के अंदर एंटर कर सकता है, एक्सेस उसका कितना आसान है, ये आप समझ सकती हैं। और जब आपकी ड्यूटी हो उस समय आपको सोने के लिए नहीं भेजा जाता है पीसीआर के अंदर, पैसे खर्च होते हैं आम जनता के, आपको अपनी ड्यूटी निभानी होती है। श्वेता, रात भर आप अलग अलग हिस्सों में रही और क्या अनुभव किया, जल्दी से। मैं आपको बताऊं, ये झंडेवाला का नजारा आप लोगों ने देखा जहां पुलिस वाले सो रहे थे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपने देखी कि 2 लोग, वो लोग ऋषिकेश से आए हुए थे, बस स्टैंड पर वहां पर खड़े थे, अंधेरा था, बिल्कुल घुप अंधेरा। और इसीलिए जब मैं देख रही थी उन इलाकों में कि कहां जाके मुझे रिपोर्ट करना है, क्या करना है, मैंने देखा 2 लोग एक कोने में खड़े हैं बिल्कुल अंधेरे में। इसीलिए मैं वहां जानबूझकर रुकी, ये जानने की कोशिश की कि भाई क्या कोई दिक्कत तो नहीं। जब हम गए तब पता चला कि उनके पास तो एक बैग है और वो इंतजार कर रहे हैं बस का। उन्होंने कहा कि बस वाले ने बोला है कि यही पिकअप पॉइंट है और यहां खड़े होना है। लेकिन चित्रा, मैं आपको सही बताऊं, रात के 3 बज रहे थे, रात के 3 बज रहे थे और वो जो पूरा इलाका जहां वो खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की, वो ऋषिकेश से आए थे, वहां पे एक लाइट नहीं, जो 3-4 लाइटें थी सब टूटी पड़ी थी, वो भी मैंने रिपोर्ट में दिखाया है। और पूरा सन्नाटा, घुप अंधेरा, और वहां पे वो अपनी बस का इंतजार कर रहे थे। उसमें से बिल्कुल ऑफिशियल पॉइंट नहीं होगा, बिल्कुल ऑफिशियल नहीं था,
बिल्कुल नहीं था। आपको उस वक्त लगा श्वेता कि लाइट होना भी उतना इंपॉर्टेंट है? सर पुलिस भी सो रही है, कंजावला में भी और अब आधी जगहों पर लाइट जल रही थी, आधी जगहों पर नहीं जल रही। जिसको तो क्राइम करनी है उसने तो देख लिया ना, यहाँ पुलिस होती भी है और लाइट भी नहीं और है। एक उस लड़की ने मुझे कहा कि मैम यहाँ हम पिछले आधे घंटे से खड़े हैं, एक पुलिस की गाड़ी जो है पीसीआर वैन राउंड करके गई, लेकिन वो राउंड करके चली गई। उसने सोचिए हमारी पैनी नजरों से हमने घूर कर कैसे देख लिया कि कोने में अंधेरे में कोई खड़ा है, लेकिन पीसीआर वैन को कोई नहीं दिखा। बिल्कुल कोई खड़ा है, जाके पूछना ले। अंधेरा जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हम कितने सालों से देख रहे हैं, बार बार जितनी बार दिल्ली में सिक्योरिटी के बारे में बात होती है, 12 किलोमीटर के स्ट्रेच को मैंने कवर किया था, वहां पर आधी जगहों पर लाइट तो थी दिखाने के लिए, लेकिन कोई जल नहीं रही थी। मेरी सहयोगी मल्लिका भी आधी रात को राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पहुंची। पश्चिमी दिल्ली में उन्होंने जाकर सुरक्षा का जायजा लिया है। जहां पर अंजलि के साथ दरिंदगी हुई, उस इलाके के बेहद करीब पुलिस इंतजाम कल रात भी लचर नजर आए। रोहिणी बस डिपो में दूर दूर तक पुलिस वाले नजर नहीं आए। अलग अलग हिस्सों से लगातार बीते 10 से 15 सालों में अगर हम देखें, अलग अलग बच्चों के साथ किस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा का 2023 की शुरुआत में ही नए साल में क्या है हाल, अब देखिए मल्लिका की ये रिपोर्ट। जिस वारदात ने दिल्ली को झकझोर दिया, उस वारदात से दिल्ली ने कितना सबक सीखा, पड़ताल के लिए हम निकल पड़े पश्चिम दिल्ली के इलाके में। 12:36 हो रहे हैं और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये काफी व्यस्त ही है सड़क। आप देखिए यहाँ पर ट्रक्स बहुत सारे गुजर रहे हैं और पीछे मैंने काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखा, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस के कुछ जवान मौजूद हैं जो कि खास तौर पर कुछ ट्रक्स को रोक कर पूछताछ कर रहे हैं और वाहनों की यहाँ पर जांच कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो एक सवाल ये भी पूछना होगा खुद से कि जब कोई बेटी रात को अकेले निकलती है तो माँ बाप को चैन से नींद क्यों नहीं आती? आखिर दिल्ली की ये तस्वीर, ये दशा कब बदलेगी? कब बेटियां रात के वक्त भी अकेले बाहर निकलते में महफूज महसूस करेंगी? अगर इसी तरह की चौकसी या इसी तरह की तैयारी उस रात भी रही होती जिस रात, ये देखिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से पूरी गहन जांच चल रही है। रात में अकेली लड़की स्कूटी पर, रोहिणी डीटीसी बस डिपो के लोगों के लिए अचरज की बात बन जाती थी। ये इस बात को दर्शाता है कि रात में लड़की का निकलना सामान्य घटना नहीं है। 1 बजने वाले हैं अब से कुछ ही देर में और ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रोहिणी, ये रोहिणी ये आप देखिए ये इनका बस डिपो है। और क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ, देर रात स्कूटी चला रही हूँ, तो बहुत से लोग हैरान परेशान हो रहे हैं कि एक लड़की रात को दिल्ली की सड़कों पर अकेले क्या कर रही है। तो ये लोग मुझे यहाँ पर देखने के बाद ही बाहर आ गए हैं। और अगर मैं अभी तक के अपने सफर की बात करूं जो कि मैंने पश्चिमी दिल्ली से शुरू किया था, करीब 6 किलोमीटर का सफर मैं पूरा कर चुकी हूं। इस पूरे सफर के दौरान अगर पेट्रोलिंग की बात की जाए तो मुझे पुलिस की एक भी गाड़ी पेट्रोलिंग करते हुए नजर नहीं आई। ऐसा नहीं कि दिल्ली में पुलिस वाले नजर नहीं आते, प्रशांत विहार में मुस्तैद नजर आई पुलिस। प्रशांत विहार पहुंच चुके हैं, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका है और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो करीब 10 से 12 किलोमीटर का सफर हम अब तक तय कर चुके हैं। और जिस तरह से पुलिस के जवान हमें पीछे भी सफर के दौरान दिखे थे, वैसे ही पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और इस रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी की आप देखिए किस तरह से चेकिंग हो रही है। पुलिस वाले गाड़ी को रोककर उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और अगर किसी के पास किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी नजर आ रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी यहाँ पर हो रही है। जुर्म को सुलझाने में अहम भूमिका होती है सीसीटीवी की। कंझावला में हुए दरिंदगी का सीसीटीवी वीडियो अहम सबूत है। लेकिन पश्चिम बिहार में क्या सीसीटीवी के चाक चौबंद इंतजाम है? तो मैं इस वक्त पश्चिमी दिल्ली में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं वो पश्चिम बिहार का इलाका है। ये जो गोल चक्कर है, अगर आप इससे
लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ज्वालाहेड़ी मार्केट यहाँ से शुरू हो जाती है। ज्वालाहेड़ी मार्केट यहाँ इस एरिया की काफी फेमस मार्केट है, बहुत भीड़ भाड़ का इलाका होता है। और अगर आप राइट साइड पर जाएंगे तो यहाँ से बहरा एनक्लेव की शुरुआत हो जाती है, ये भी काफी व्यस्त इलाका है। और अगर आप पश्चिम विहार आपका आना जाना होता है तो आप इन दोनों जगहों से वाकिफ होंगे। लेकिन यहाँ पर करीब 3 से 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में मैंने ट्रैवल करते वक्त ये पाया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल नहीं है। दिल्ली में न जाने और कितनी बेटियां इस तरह की दरिंदगी का शिकार होंगी। आखिर दिल्ली में बेटियां कब महफूज अपने आप को महसूस करेंगी और दिल्ली में सुरक्षा को लेकर कितने कड़े इंतजाम इस हादसे के बाद किए गए हैं, इसी की पड़ताल करने की आज मैंने कोशिश की। पश्चिमी दिल्ली से लेकर उत्तरी दिल्ली तक का सफर मैंने अकेले इस स्कूटी पर तय किया और क्या रहा सूरत हाल ये आपको दिखाने की कोशिश की। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ मलिका मल्होत्रा, दिल्ली आज तक। सिहरन होती है रात में इस तरह की तस्वीरों को देखकर। दर्द होता है ये देखकर कि बेटियां अगर रात में अकेले घर से निकल जाएं तो वहां परिस्थिति क्या बनती है। एक जल्दी कमेंट ले लेते हैं। अब सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था रात का, अगर आप बता पाए। मेरा एक्सपीरियंस ये है, आप विश्वास नहीं करेंगे, 45 मिनट तक एक पुलिस बूथ था, हाँ। उससे 20 मीटर दूर एक पीसीआर वैन थी। हम अपनी गाड़ी को सड़क की दूसरी तरफ आगे पीछे करते रहे। 45 मिनट तक पुलिस वाले वहां से निकल के सड़क पार करके ये देखने नहीं आए कि इस गाड़ी में क्या हो रहा था। जब हम पुलिस वालों के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो पीसीआर वैन है ये तो ऐसे ही खड़ी रहती है। तो मैंने कहा खड़ी रहती है तो उसका काम क्या है? कहते नहीं, अगर कुछ एक्सीडेंट होगा तो फिर ये हरकत में आएगा। मैंने पूछा भाई साहब, अगर इस गाड़ी के अंदर कोई एक्सीडेंट हो रहा होता तो फिर आप क्या करते? ऐश्वर्या की बात हमने सुन लिया निशा, जल्दी से उसके बाद हम आपकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। जी, मैं पूरे सीपी से लेके बुराड़ी तक गई हूँ और रास्ते में मेरे आता है हाई सिक्योरिटी जोन जो कि है सिविल लाइंस। अब सिविल लाइंस पे विधानसभा है, एलजी हाउस है, सीएम हाउस है और एसीपी का ऑफिस है। वहां उस सड़क पे मुझे एक पीसीआर वैन नहीं दिखी। ये बहुत अजीब बात लगी मुझे। पूरा कश्मीरी गेट बस अड्डे पे पीसीआर वैन्स थी। हमें ये भी सोचना पड़ेगा एक सोसाइटी के तौर पर कि अगर हम बेटियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, पुरुषों के साथ तो ऐसा नहीं होता, वो सुरक्षित होते हैं। देश की राजधानी दिल्ली कब सुरक्षित होगी? आपका अक्षता क्या देखा आपने? चित्रा, मैं मुंबई में रही हूँ, चेन्नई में, बैंगलोर में, लेकिन ये शायद पहली बार है जब दिल्ली में इतने रात में देर गई थी, क्योंकि सबको लगता है कि दिल्ली अनसेफ है। और जो मैं देखी थी वही थी कि दिल्ली एक्चुअली अनसेफ है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। रात में घर से नहीं निकले बेटियां, वरना कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। 2-3 घंटे के लिए मैं बाहर थी। हाँ। और जितने भी जगह में गई थी, दिल्ली पुलिस के वैन 2-3 जगह में आए थे, लेकिन सब जगह में ऐसे ही अर्पिता या तेजश्री के साथ जैसे हुआ था, गाड़ी स्टॉप करेगा फिर देखेंगे। और मेरे को थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है हिंदी के साथ, तो मेरे को और डर लगता है कि ये क्या बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आएगा, क्या इशारा कर रहा है वगैरह। तो मेरे को लगता है कि जितने भी दिल्ली वालों हैं और आउटसाइडर्स भी है ना, ये सब देख के और लगेगा कि देखो अनसेफ है महिलाओं के लिए। बिल्कुल। पूजा, आपसे ये सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली एक मिनी इंडिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बेटियां यहाँ पर रहती हैं, पढ़ाई करती हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजधानी दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए क्या किए जाने की जरूरत है? क्या कि लड़कियां भी रात के 2 बजे 1 बजे जब भी वो चाहे घर से बाहर निकल सके? चित्रा, क्योंकि मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट, और मुझे बहुत शर्म आती है जब कोई कहता है दिल्ली रेप कैपिटल है और यहाँ पे इतनी क्राइम्स होती हैं। तो मेरा मानना है कि पिछले कुछ सालों में सिचुएशन बदली जरूर है। हालांकि इस मामले में रेप की खबर सामने नहीं आई है। बिल्कुल, थोड़ी सिचुएशन इंप्रूविंग हुई है और पेट्रोलिंग भी हुई है, लेकिन मूविंग पीसीआर, लाइटिंग, अब किसी को, आपको पता है वो लेडी वहां क्यों खड़ी है? आप वहां जाके उसको परेशान कर रहे हैं। ये एज अ दिल्ली वाला आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। प्रॉब्लम भी है ये, हाँ, आपको पता होना चाहिए सर दिल्ली वाले, अगर वो लड़की अकेली खड़ी है कि आप मदद के लिए उतरे, कि आपने मदद किस तरह ऑफर की? बिल्कुल। एज अ दिल्ली वाला अगर आप एक लड़की को सेफ नहीं, अभी बहुत सारी हमारी रिपोर्ट है जो आप तक पहुंचाएंगे। अर्पिता, कैसे होगी दिल्ली सुरक्षित? रात के जब भी चाहे हम बाहर निकल जाएं, हमें डर ना लगे, क्या करना होगा? मुझे लगता है ना चित्रा, हम लोग जब इस फील्ड में आए, पत्रकारिता में या कोई किसी भी फील्ड में जाता है, तो कहा जाता है ना कि जो आपको पसंद हो, जो आप दिल से करना चाहें वो काम कीजिए। बिल्कुल। मुझे लगता है पुलिस वालों के लिए भी होना चाहिए। आप दिल से चाहते हैं कि आप सुरक्षा देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, तो ही आप पुलिस में भर्ती होइए। अपनी नौकरी चलाने के लिए या सिर्फ नौकरी करने के लिए आप मत आइए कि आप गए, एक ड्यूटी है भैया 18 घंटे या 20 घंटे, कई बार वो कहते हैं भाई 20 घंटे ड्यूटी करते हैं। मत कीजिए आप ड्यूटी, आप उतनी कीजिए जितनी आप निभा सकिए, जितने में आप
आप एक बेटी को सुरक्षित रख पाइए, ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये भी सच बात है कि चाहे छुट्टियों की बात हो या फिर टाइम आवर की बात हो, दिल्ली पुलिस या फिर पुलिस कर्मियों के लिए एक सामान्य स्थिति नहीं होती है। एक उसका दूसरा पहलू भी है, लेकिन दिल्ली पुलिस जब आप खाकी पहनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी हम सब के लिए कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। नबीला, क्या होना चाहिए? आप भी साउथ से हैं, वहां का एक्सपीरियंस, दिल्ली का एक्सपीरियंस क्या अलग अलग किस तरह से? मैं बैंगलोर से हूँ और बैंगलोर में मैं ऑफन देखती हूँ कि बहुत सारे फीमेल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने एक औरत पुलिस ऑफिसर को नहीं देखा। रात में थानों में उनकी तैनाती होती है। कल जब मैं पिंक बूथ पर गई थी, वहां पर मैंने पूछा कि महिलाओं के लिए अगर ये बनाया गया, महिला पुलिसकर्मी कहाँ है? तो पुलिसकर्मी ने कहा कि नाइट आवर जो है, नाइट ड्यूटी जो है वो उनके थानों में लगाई जाती है। हाँ, तो फिर औरतों को मैंने कहीं नहीं देखा। अगर मैं जाके अगर पुलिस से बात भी करती, मुझे पता नहीं कि ये मेल पुलिस ऑफिसर मेरा मदद कर सकता है या मेरी दुख समझ सकता है उस मिनट पे। उसके अलावा मेरे हिसाब से यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट ही कम है। मुझे पता नहीं कि अंडर स्टाफ्ड है या क्या है प्रॉब्लम, मगर पुलिस दिख ही नहीं रही हर तरफ। लेकिन ये जो नबिला कह रही थी कि डेफिनेटली दिल्ली पुलिस की जो अंडर स्टाफ की प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जो कल रात हम सारे घूमे दिल्ली में, जो पहले भी मैं बता रही थी, दिल्ली पुलिस की मैनुअल खोलेंगे, लिखा गया है कि 826 मोबाइल पीसीआर वैन है। कहां है वो मोबाइल पीसीआर वैन? इतने लोगों को कितने मोबाइल पीसीआर वैन दिखे होंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, कहां पे इनकी तैनाती है और कहां पे ये काम करते हैं? आ भी गया तो 1 घंटे के बाद एक गोज 1 राउंड, फिर 1 आवर लेटर एक और, उस बीच में कुछ हादसा हुआ तो क्या मैं उठाना चाहूंगी। देखिए, जब मैं राजेंद्र नगर गई तो वहां पे बाकायदा 2 लड़के आए, एक कंपनी में वो काम करते थे। उन्होंने आके वहां की जो प्रॉब्लम बताई मुझे बहुत जेन्युइन लगी, और वो ये उन्होंने क्या कहा कि मैम आप देखिए यहाँ पे पीसीआर वैन्स आपको सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कार में शराब का जो कारोबार चल रहा है वो बहुत बुरा है। कार घूमती है, कई कारें घूमती है, आपको रात में नजर आएंगी, लेकिन किसके अंदर लड़के बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, करना बहुत जरूरी है। नॉर्मलाइज भी किया गया जैसा है, जहाँ पे मानते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कारोबार हो जाता है, एक शब्द भी बन गया है ना, नॉर्मलाइज कर दिया गया है। करोड़ की शराब दिल्ली में वही, और उस रात भी कंछा वाला में भी यही हुआ था, वो लड़के भी ड्रिंक कर रहे थे और ड्रिंक करने के बाद चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब ये सच बात है कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो खाकी वर्दी वाले हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, इन सबसे सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद के भीतर क्या झांक कर हम देखते हैं, क्योंकि परिवार से ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब रात को किसी भी परिस्थिति में बाहर निकलते हैं, उनके साथ इस तरह की घटना या दुर्घटना होती है। क्योंकि अब सभी ने अलग अलग जगहों पर एक्सपीरियंस किया, गाड़ी रुकती है, गाड़ी किस तरह से ऑफर करती है आपको ले जाने के लिए, आप मना करते हो, वो आपको इंसिस्ट करेंगे लगातार। तो इस तरह की तस्वीर के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? इस बारे में खुद उन लोगों को सोचना होगा जो हमारे कैमरे में आज तक में कैद हुए हैं। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के मेहरौली इलाके में। ये वही इलाका है जहां पर आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे। अंधेरे और सन्नाटे का फायदा उठाते हुए उसने सबूत मिटाए थे। इस घटना के बाद क्या वहां की सुरक्षा चाक चौबंद हुई है? क्या है मेहरौली का हाल, बता रही है मेरी सहयोगी नबीला जमाल। देखिए। बेटियों के लिए दिल्ली कितनी सुरक्षित है, ये जानने के लिए हमारी एंकर नबीला जमाल एमजी मेहरौली के उस इलाके में पहुंची जहां कुछ महीने पहले श्रद्धा वालकर हत्याकांड का आरोपी आफताब श्रद्धा के शव ठिकाने लगाने के लिए निकलता था। मैं यहाँ मेहरौली एरिया के पास खड़ी हूँ। यहाँ पर 2 किलोमीटर तक हम एमजी रोड से मेहरौली तक यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोई पुलिस बंदोबस्त या पेट्रोल वैन नहीं है। हमने कहीं एक पुलिस ऑफिसर को नहीं देखा है, कोई कांस्टेबल या जो वो पुलिस वैन भी जो यूजुअली खड़ा होता है वो भी यहाँ पर कहीं नहीं देखा। मेहरौली आप जानते हो कि यहीं पर श्रद्धा की हत्या हुई थी। आसपास में आफताब श्रद्धा के जो टुकड़े किए थे उन्होंने उनके बैग में डाल के यहीं पर इसी रास्ते से चल के जाता था। मेहरौली फॉरेस्ट एरिया का ये बैरिकेड है और ये पूरा स्ट्रेच यहाँ पर ये जो सीधा जो रोड है यहाँ पर पूरा कोई पुलिस बंदोबस्त नहीं है। वक्त रात 1:15। जगह एमजी रोड मेहरौली। पुलिस की मौजूदगी नहीं।
जब हम कुछ दूर आगे बढ़े तो पुलिस बैरिकेड नजर आई, लेकिन पुलिस नहीं। थोड़ा और करीब जाने पर पता चला कि पुलिस वाले सड़क की रखवाली छोड़ हीटर ठीक कराने में व्यस्त है। यहाँ पर आप चेकिंग नहीं करते हो? चेकिंग कर मैडम, हीटर जो है ना, हीटर खराब हो रहा है। अच्छा, हीटर ठीक करा देते हैं। रात के 2:10 इलाका आरके पुरम का मशहूर संगम सिनेमा। यहाँ कुछ लोग नजर आ रहे हैं। हमें एक लड़की मिलती है जो फिल्म देखकर निकली है। आप सेफ फील करते हो? नहीं। क्यों ऐसे बोल रहे हो? क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ के गार्ड्स भी मुझे बताते हैं कि आप बाहर अकेले मत निकलो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेकार लोग भी हैं। हाँ। तो मेरे को ऐसा बताया गया और मुझे लगता भी ऐसा है। अच्छा, क्यों यहाँ पर तो पुलिस बंदोबस्त भी है? यहाँ पर आरके पुरम संगम सिनेमा के बाहर खड़ी हूँ हम। पुलिस है तो ठीक है, पुलिस नहीं है तो ठीक नहीं है। यहाँ पे फिर दिल्ली में सेफ जगह है कहाँ? दिल्ली में सेफ जगह कोई भी नहीं है। आपको कहीं सेफ नहीं लगता? रात को तो बिल्कुल भी नहीं। आरके पुरम से वसंत कुंज का रास्ता रात 2:45। आरके पुरम से हम वसंत कुंज की तरफ बढ़ते हैं। ये रास्ता हम ले रहे हैं वसंत कुंज के पास। जो आगे जो चौराहे पे राइट अगर लोगे तो फोर्टिस हॉस्पिटल आएगा, लेफ्ट अगर लोगे तो किशनगढ़। यहाँ पर जो कुतुब है, कुतुब के सारे होटल्स भी है। ये एरिया पूरा कमर्शियल है, पार्ट रेसिडेंशियल भी है। मगर हमने इतनी दूर जो आए हैं 2-3 किलोमीटर स्ट्रेच तक कहीं कोई पुलिस बंदोबस्त हमें दिखा नहीं है। आज पेट्रोलिंग भी नहीं दिखा है। शायद गया होगा गाड़ी, मगर हम जो आधे घंटे से यहाँ पर घूम रहे हैं थोड़ा वसंत कुंज के पास, एक पॉश लोकेलिटी है, हाई सोसाइटी है। हम ऐसे सोचते होंगे लोग कि यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी होगा, पुलिस बंदोबस्त होगी, मगर यहाँ पर हमें कहीं पुलिस बंदोबस्त कहीं नहीं दिखाई दिया। दिल्ली की रात में पुलिस बंदोबस्त का जायजा लेते लेते हम ग्रीन पार्क पहुँचे। सुबह के करीब 3:15 बजे। ये वही वक्त है जब कंझावला में लड़की का शव मिला था। हम यहाँ पर ग्रीन पार्क एरिया में हैं। यहाँ पर तो पुलिस बंदोबस्त है। यहाँ पर एक गाड़ी भी है, औरतें भी है गाड़ी में। यहाँ पर ऐसी कोई ये एरिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस बंदोबस्त जो यहाँ पर पूरी लगी हुई है। 2 पुलिस ऑफिसर्स भी है। ये ग्रीन पार्क का एंटायर ये जो पूरा लंबा स्ट्रेच है, 2 साइड में भी पेट्रोल बंक है, बहुत लाइटें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ये एरिया वैसे हमें तो ज्यादातर सेफ ही दिख रहा है और लोग भी आते जाते हैं। यहाँ पर ये 24/7 भी है और ये 24/7 के बाहर ही पुलिस की बंदोबस्त है। तो ये ग्रीन पार्क एरिया हमें काफी सिक्योर लगा है। और जो एक आध औरतें भी थी, वो भी एक ग्रुप में चल के जा रही थी। तो यहाँ पर तो हमें पुलिस दिखा है। आपकी ड्यूटी कितने बजे तक है? हाँ, 5 बजे तक। तो आप निकलते हो तो कोई और आता है या ये 5 बजे तक ही होता है? नाइट की पिकेट। अच्छा, नाइट की बंदोबस्त है। नाइट। अच्छा, तो आप यहीं पर आपकी बंदोबस्त हमें दिखी, मगर ये पूरी रोड पर उतनी बहुत महरौली में उतना दिखा नहीं पुलिस बंदोबस्त। ये हौसखास थाने की पिकेट है। अच्छा, हौसखास के तरफ यहाँ पर तो बंदोबस्त होगा ही। यहाँ हमें सड़कों पर कुछ किन्नर मिल गए, लेकिन कैमरे को देखते ही हट गए। कुल मिलाकर दिल्ली की आधी रात की यही कहानी है। कुछ इलाकों में जहाँ पुलिस की मौजूदगी दिखती है तो कुछ इलाके बिल्कुल असुरक्षित नजर आते हैं। नबीला जमाल, दिल्ली, आज तक। इस वक्त शाम के 4 बज चुके हैं और बीती रात जब सुबह के 4 बज रहे थे उस वक्त हमारी ये पूरी की पूरी टीम रात भर राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग करती रही। आज तक में हमारे तमाम संवाददाता रात भर इसलिए जागते रहे ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित हो सकें, आप सुरक्षित हो सकें। राजधानी दिल्ली में कमियों को उजागर करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये भी है कि अगर कमियां कहीं दिखी हैं तो उसको दुरुस्त कैसे किया जाए ताकि आगे आने वाला वक्त जो है वो ठीक किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। नबीला, आपका एक्सपीरियंस हमने देखा कि किस तरह
उसी तरह का रहा। किसी भी बच्ची के लिए, किसी भी बेटी के लिए राजधानी दिल्ली में एक ही कहानी है। सबसे ज्यादा भयावह और डरावना क्या था कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर एक सिनेमा देख के बाहर आऊं तो मेरे लिए कोई ट्रांसपोर्ट, कैब और एक ऑटो रिक्शा के अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं जाऊंगी तो एक बंच, एक ग्रुप के साथ जाना है, अकेली तो नहीं निकल सकती। और अकेले अगर आप निकलोगे तो आपके कैरेक्टर पे डाउट हो जाता है। तो दिल्ली, हम दिल्ली सोसाइटी का ही एक माइंडसेट है कि ये लड़की अगर निकल रही है रात को तो इसका कैरेक्टर खराब होगा। ऐसे आप साउथ का कंपैरिजन पूछ रहे हैं तो बैंगलोर का कंपैरिजन यहां पर करूं तो बैंगलोर में ड्रिंक एंड ड्राइविंग चेकिंग हर तरफ होता है। दिल्ली में कहा है ड्रिंक एंड ड्राइविंग चेकिंग? जीरो ड्रिंक एंड ड्राइव। और ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी और पॉश लोकेलिटी ने, मैंने एक रियलिटी चेक किया, पॉश लोकेलिटी सिक्योर जोन होता है। ये हमें एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी आर प्रिपेयर्ड टू थिंक। बट कहां था पुलिस बिल्कुल। और यहाँ पर दर्शकों के लिए जल्दी से मैं बता दूं, उसके बाद बाकी लोगों के भी आपके लिए सवाल होंगे। हैशटैग बेटी बचाओ पर आप अपने अनुभव और किस तरह से आप चाहते हैं कि राजधानी दिल्ली हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां पर बेटियां सुरक्षित हो, टैग करके आज तक को हमारे तक आप पहुंचा सकते हैं और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अबिला, एक और बात है, आप कह रही हैं कि साउथ में बैंगलोर में स्थिति ज्यादा बेहतर है राजधानी दिल्ली के मुकाबले। अगर 2-3 ऐसी चीजें जिसको ठीक किए जाने की जरूरत हो, तत्काल आप अपनी आवाज किस तरह से पहुंचाना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? मैं बोलूंगी कि नेशनल कैपिटल में ड्रिंक एंड ड्राइविंग चेक जरूरी है। हर तरफ ड्रिंक एंड ड्राइविंग होता है और सबको पता भी है हमें, और वो चेक होनी चाहिए। फीमेल पुलिस ऑफिसर्स वहां पर हर तरफ एक सस्पेक्टेड कॉर्नर्स में वहां पर रहना चाहिए। और पुलिस बंदोबस्त, ये बैंगलोर में क्या नाइट ड्यूटी करती है वहां पर बाहर सड़कों पर? बिल्कुल, नाइट ड्यूटी जब ड्रिंक एंड ड्राइविंग चेक होता है हर तरफ वहां पर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर बैठी रहती है। रोज का है या फिर कुछ रोज? मैं बोल रही हूँ एक ट्यूसडे को, ट्यूसडे सोचता है कोई पब नहीं जाता, पीता नहीं है, ट्यूसडे को ड्रिंक एंड ड्राइविंग चेक होता है बैंगलोर में वहां पर। एंड बैंगलोर मच स्मॉलर सिटी, छोटा टाउन है, बट फिर भी अगर नेशनल कैपिटल का कंपेयर करें यहाँ पर तो बंदोबस्त और ज्यादा होनी चाहिए। और लाइट, हर तरफ लाइट होनी चाहिए, सबसे जरूरी। अगर सीसीटीवी कैमरा हो भी गए, लाइट के बिना क्या दिखेगा? और वो सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। एक चीज और याद रखें श्वेता, हम लोग रिपोर्टर्स हैं, हमारा आत्मविश्वास, हमारी अलर्टनेस अलग है। हम प्रिपेयर्ड है, हमें पता है सिचुएशन को, हमने इससे और भी खतरनाक जगह गए हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल लड़की होगी, अपने काम से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, अब उसका डर समझ रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि मैं कैसे नेक्स्ट स्टेप लूं, और ये डर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक और बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, आप सभी मुझे लगता है इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि 2012 में जो घटना घटी थी निर्भया की, उस समय को उठा के ले लीजिए और अभी की अगर हम बात करें यहां पर, तो क्या बदलाव हुआ है? बदलाव ये हुआ है कि कैमरास तो लग गए हैं हर जगह, जैसा कि बोला था दिल्ली सरकार ने, हर जगह कैमरा है, लेकिन मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? जब घटना घट जाती है तब अब आपके पास बस ये हो गया है, एक सेकंड अर्पिता, कि अब बस फर्क इतना आया है कि 2012 में हमें ये नहीं पता चलता था कि घटना किसने की है, वीडियो नहीं मिलता था। बिल्कुल। लेकिन अब जहां पर उस लड़की का शव बरामद हुआ नग्न अवस्था में, वहां से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। और अभी तक वो वीडियो सामने नहीं आए हैं उस चौराहे के, कंजावला चौराहा पर 8 सीसीटीवी कैमरे का मतलब समझती हैं आप, लेकिन अभी तक कोई भी तस्वीर उसके बाद जो वीडियोस है उस पे अब कार्रवाई की जाएगी। तो अब जो वीडियोस लगे हैं वो आगे की कार्रवाई के लिए। अरे भैया, हमें ये जानना है कि ये घटना घटे ही नहीं, उसके लिए क्या किया? घटना घटे कैसे होती है? 12 किलोमीटर वो लेकर जाए घसीटते हुए। देखिए, बहुत सारी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं दिल्ली पुलिस का जो अपना दावा है, लेकिन इन सब के इतर एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी के नीचे एक लड़की का शव है, घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक उसको लेकर जाया जाता है। उसको रोक पाने में कामयाबी क्यों नहीं मिलती है? तत्काल धरपकड़ आरोपियों की क्यों नहीं होती है? और उनके भीतर इस तरह का डर क्यों नहीं होता है ताकि दोबारा ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो और छोड़कर वो फरार होने की कोशिश में लगते हैं। लेकिन धौला कुआं, जेएनयू और नारायणा, इन 3 इलाकों का रियलिटी चेक किया है ऐश्वर्या पालीवाल ने, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। धौला कुआं में जहां पुलिस का रवैया लापरवाही भरा नजर आया, वहीं जेएनयू और नारायणा में पुलिस का नामो निशान तक नहीं दिखा। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। इतनी देर हम खड़े रहे वहां पे, आप एक बार आके चेक तो करते कि गाड़ी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस समय लगभग 1:12 है रात का, और हम दिल्ली की सड़कों पे इसीलिए हैं ताकि ये देख सके कि
वाकई में दिल्ली की सड़कें महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित हैं। हम धौला कुआं जैसे प्रोमिनेंट इलाके में हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक पुलिस बूथ हमें नजर आ रहा है दूसरी तरफ, और पुलिस बूथ से लगभग 30 से 40 मीटर दूर ये पीसीआर वैन खड़ी है। हम गाड़ी अपनी यहीं रोक देंगे और अब इंतजार करेंगे कि अगर एक गाड़ी 20 मिनट तक खड़ी रहती है तो क्या पुलिस वाले हरकत में आते हैं, क्या पुलिस वाले ये देखने आते हैं कि गाड़ी में क्या हो रहा है, गाड़ियां यहाँ क्यों रुकी हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी हरकत हो रही हो जो कि नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी गाड़ी रोक दी है। ये जो आपको पुलिस वाला नजर आ रहा है ये अब पुलिस बूथ से निकला है। हमारी गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी है और ये पुलिस वाला अब चलकर वो जो पीसीआर वैन आपको नजर आ रही है वहां तक जाता है। हम लगभग 15 मिनट इंतजार करेंगे। हमें यहाँ खड़े हुए 15 मिनट हो चुके हैं। 1:10 पर हम यहाँ आए थे और अब 1:26 हो चुका है। हमारे सामने एक ट्रक भी सामने आकर अब पार्क कर चुका है और जो पुलिसकर्मी थे जो एक समय पे अंदर बैठे हुए थे बूथ के, वो अब बूथ से निकलकर वो जो पीसीआर वैन है उस तक पहुंच चुके हैं। ये ट्रक ड्राइवर जो है ट्रक से उतरा है और अब पीछे की तरफ वॉक कर रहा है। ये कुछ कह रहा है हमसे। नीचे करिए, क्या कह रहे हैं? सीधा चले जाओ, नीचे करें। क्या भैया? विकासपुरी जाना सर, सीधा जाना जी। आगे अंडरपास आ गया राइट को, उसमें चले जाना सीधा विकासपुरी। तो अगर कोई भी गाड़ी इस स्ट्रेच में यहाँ पर आके खड़ी हो जाए और ठीक बूथ के सामने खड़ी हो तो पुलिस कर्मी सड़क पार कर कर भी ये देखने नहीं आ रहे हैं कि ये जो गाड़ी यहाँ लगभग 18-19 मिनट से खड़ी है ये यहाँ क्यों खड़ी है, इसके अंदर कौन लोग हैं और यहाँ पर उसके खड़े रहने की वजह क्या है, ये पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस कर्मचारी अभी भी पूछ नहीं रहे। अरे ये बताइए भैया, हम तो वहाँ इतनी देर खड़े रहे अपना गाड़ी रोक के, आप लोग तो आए नहीं। पीछे कर रहे थे ना, तभी आगे मैंने आवाज मारी थी। आवाज भी मारी थी आपको। और बताइए भैया, इतनी देर हम खड़े रहे वहाँ पे, आप एक बार आके चेक तो करते कि गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैडम वो ये साथ से आती है ना होटल से, वाले आते हैं ना गाड़ी, वो गाड़ी अगर खड़ी हो जाती है यहाँ पे अभी ज्यादातर टैक्सी यहीं पे रोकते हैं, तो ये जितने भी होटल वगैरह से निकलते हैं ना मैडम, तो यहीं से पिकअप करके निकलते हैं। ये जो नहीं होटल निकलते भैया, लेकिन बताइए कल जो लड़की के साथ हादसा हुआ बाइक के ऊपर है, अगर कोई वहाँ पे उस समय पे रहता तो ऐसा नहीं होता। अरे अलर्ट है तो आपको उधर क्रॉस करके तो आना चाहिए था ना कम से कम, बताइए। अच्छा तो मैं सोचा कोई सवारी एक बार खड़े थे, मैं सोचा कोई सवारी लेके खड़ा हुआ, अगर गाड़ी वैसे बंद होते तो हम जरूर आते, क्योंकि गाड़ी हम तो देखे खड़े रहे 20, मतलब हम कम से कम हम 40 मिनट इस सड़क पे रहे हैं। इस समय 2:11 है, यहाँ मेरी घड़ी में आपको नजर आएगा, और हम जिस सड़क पर हैं ये जेएनयू से आईआईटी को कनेक्ट करने वाली सड़क है। हम इस पर काफी देर से चक्कर काट रहे हैं, अभी भी देखिए चक्कर काटते रहेंगे, ये देखने के लिए कि पुलिसकर्मी और जो पीसीआर वैन्स हैं वो इस सड़क पर कितनी देर के लिए आती हैं और आती हैं भी है या नहीं। इस समय धुंध का समय है, दूर अगर आपको नजर आएगा तो धुंध ही धुंध नजर आएगी। पिछले 10 मिनट से हम जो है यहीं पे अपनी गाड़ी जो है उसको आगे पीछे यू टर्न करके आगे से वापस लेके आए हैं, ये देखने के लिए कि जब इतनी सुनसान सड़क हो जाती है तो क्या पीसीआर वैन, क्योंकि दो बड़े इंस्टीट्यूट्स जेएनयू और आईआईटी आसपास ही हैं, क्या यहाँ पे पुलिसकर्मी अपनी जो मौजूदगी है वो दिखाते हैं, किस तरीके से दिखाई जाती है। देखिए हमें यहाँ पे लगभग 15 मिनट तो हो चुका है और अभी भी हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। आगे जाएंगे तो उल्टे हाथ पे जेएनयू पड़ेगा और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आईआईटी पड़ेगा, लेकिन इस समय हमें यहाँ पे ये जो सुनसान सड़क है उसके अलावा इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं वो नजर आती हैं, कुछ ऑटो नजर आते हैं, बट उसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। रात को 2:28 बज चुके हैं और इस समय हम जेएनयू के सामने खड़े हैं। ये जो बाउंड्री वॉल आपको यहाँ नजर आ रही है ये जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की है। जिस सड़क पे मैं खड़ी हूँ यही सड़क आईआईटी तक जाती है।
दूर दूर तक हमें ना तो कोई पुलिसकर्मी नजर आ रहा है, ना ही कोई पीसीआर की वैन नजर आ रही है। और इसी सड़क पर हम पिछले 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई पुलिस की गाड़ी आए या कोई पेट्रोलिंग व्हीकल आए, लेकिन ना पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं और ना ही कोई ऐसी गाड़ी नजर आ रही है। और जो आपको नजर आएगा वो है ये यहाँ पर जो धुंध आपको नजर आ रही है, इसमें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। इक्के दुक्की गाड़ियां यहाँ से जरूर गुजर रही हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं रात को बाहर निकलते हैं, एक गर्म चाय पीने के लिए निकलते हैं, कई बच्चे बस ऐसे ही घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी ये देखिए गाड़ी जो आपको नजर आई, यहाँ पे एक तेज म्यूजिक बजाती हुई गाड़ी भी हमें क्रॉस करके गई है। लेकिन पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी पर्सनल की अगर बात करें तो यहाँ पे इस समय हमें कोई नजर नहीं आ रहा है और दूर दूर तक जो है सिर्फ ये जो धुंध है ये इस समय हमें दिखाई पड़ रही है। तो इससे यही पता चलता है कि दिल्ली की सड़कें अभी भी महिलाओं के लिए कितनी असुरक्षित है। हम दिल्ली की सड़कों पे रात भर से घूम रहे हैं। लगभग 12 बजे से हमने ये शुरुआत करी और अब 3:25 हो चुका है। 3:25 है यहाँ पे जो समय आपको नजर आ रहा है। और नारायणा के पास हम खड़े हैं कि ये जगह भी एक तो अंधेरा है, पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव करूंगी आप देखेंगे कि यहाँ पे अंधेरा है, जबकि दिल्ली कैंट से बहुत पास है ये इलाका। जो गाड़ियां आपको नजर आ रही है यहाँ पे ट्रक ही ट्रक जा रहे हैं, ये एकदम हाईवे का सा माहौल है यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जो गाड़ियां होती हैं, पीसीआर वैन्स होती हैं, वो नजर नहीं आ रही हैं। और अगर किसी वजह से कोई भी महिला यहाँ पर अटक जाती है या उसके साथ उसकी गाड़ी खराब हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो ये जगह सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि जब हम रात भर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे तो उतनी पीसीआर वैन्स और पुलिसकर्मी क्यों नहीं नजर आए जितने की होने चाहिए थे। और यही क्या कारण है कि दुर्घटना पे दुर्घटना होती रहती है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं, एक इंक्वायरी भी बिठाई जाती है, लेकिन उसके बाद सब पुराने ढर्रे पे वापस चले जाते हैं। कैमरा पर्सन शगुन के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। अपनी कमियों को उजागर करने के लिए इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि हम बता सकें कि साल 2023 के शुरुआती हफ्ते में ही हमें दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा पर बैठकर इस तरह की रिपोर्टिंग और डिबेट करनी पड़ रही है। आगे आने वाले वक्त में कम से कम ऐसा नहीं हो, दिल्ली में बेटियां सुरक्षित रहें। ऐश्वर्या, आपका एक्सपीरियंस हमने देखा आपकी इस लंबी चौड़ी रिपोर्ट में, सबसे ज्यादा डर, वही सवाल है कि सबसे ज्यादा डर कहां पर है? और आपने तो अब कई बार रात में रिपोर्टिंग की है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है जब रात में अकेले कोई लड़की बाहर जाती है तो दिल्ली में? आप ये सोचिए चित्रा, वो पुलिस बूथ मुझसे मुश्किल से 60 मीटर दूर था। मैं देख रही हूँ कि वो पुलिस वाले बाहर आ रहे हैं, पीसीआर वैन के पास जा रहे हैं, वहां से वापस बूथ के अंदर जाके बैठते हैं। और हम गाड़ी, पहले हमने गाड़ी एक जगह रखी, फिर हमने गाड़ी मूव करी, हमें लगा हो सकता है इनको शायद गाड़ी नजर ना आए। उसके बाद एक ट्रक वाला आके रुकता है। अब आप ये सोचिए, अगर उस गाड़ी के अंदर मेरे साथ कुछ हो रहा होता और वहां पे एक ट्रक वाला आके रुकता, उसके अंदर वो ट्रक वाला भी शामिल हो जाता, ये पुलिस वाले क्या जवाब देते? ये वहीं पे था, इसीलिए हमने जो अपनी गाड़ी थी वो बूथ के सामने रोकी। पुलिस कर्मियों का कहना था अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो हम आ जाते हैं। मैंने उनसे पूछा अगर उस गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो रहा होता तो आपको कैसे पता चलता? वो जो पीसीआर वैन थी, उन्होंने कहा ये पीसीआर वैन खड़ी रहती है, ये स्टैटिक है। जगह की बात करें, ये धौला कुआं फ्लाईओवर, यानी कि जब आप फ्लाईओवर से बस चढ़ना शुरू करते हैं तो आपको उल्टे सीधे हाथ पास में एयरपोर्ट है, बिल्कुल पास में एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट जाने के लिए हम सब देखे हैं, हम सब कैब्स लेते हैं, हम सब करते हैं। बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि वो जो पुलिस कर्मी, अच्छा उसने मुझे बोला कि हम सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। मैंने कहा आपके पास कोई बंदूक है? उसने बोला लठ है। मैंने कहा लठ लेके आइए। वो अंदर भी गया, वो लठ उसको मिली ही नहीं। तो अब आप सोचिए, अगर 3-4 लड़के हैं, एक महिला अगर गाड़ी के अंदर है, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कम से कम कुछ, चलिए आप 2 लोग हैं, कुछ तो होगा आपके पास, लठ होगी, हो सकता है कोई छोटी सी पिस्टल हो, कुछ तो होगा आपके पास। भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। वो अंदर गए, कहते नहीं नहीं वो लठ है हमारे पास। मैंने कहा लठी दिखा दीजिए, कुछ नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है चित्रा, कांस्टेबल्स को भी प्रिपेयर करना उनको कम से कम आप बिठा के क्या करेंगे चौकी? डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, मतलब अगर हम वहां खड़े रह सकते हैं तो आप पुलिस होने के नाते कम से कम सड़क क्रॉस करके। अब वो मुझे कह रहे हैं हम तो देख रहे थे आपकी गाड़ी आगे पीछे जा रही थी। मैंने कहा तो कम से कम आके चेक तो करते कि उस गाड़ी में हो क्या रहा था। यहाँ पर जल्दी से एक चीज मैं ऐश्वर्या आप ही की बातों पर देखिए, दिल्ली पुलिस के भीतर तमाम कमियां हैं, उन कमियों को निकालना ये मीडिया कर्मियों के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे ऐसे भी पुलिसकर्मी रहे जो रात भर मुस्तैद रहे, वो अपनी ड्यूटी निभाते रहे। तो दोनों ही चेहरे हैं ऐश्वर्या इसके, कि कुछ लोग ऐसे जो रात भर ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं और कुछ ऐसे चेहरे मिल जाते जैसे श्वेता को कोई सोता हुआ मिल गया। आपने कहा कि उनके पास कोई हथियार ही नहीं था, डंडा तो छोड़ दीजिए आप, उन्होंने कहा लठ है, लेकिन लठ भी नहीं निकला उनकी गाड़ी से। तो इस तरह की स्थिति है।
दिल्ली पुलिस को इस पर तुरंत काम किए जाने की जरूरत है। देखिए, आप काम करिए, आप बस ये समझिए, जो भी मुझे ऐसा लगता है ड्यूटी पे जाता है, अगर वो आपकी बेटी, माँ या बहन होती तो क्या आपका रिएक्शन रहता? अगर वो इस फीलिंग के साथ जाएंगे काम करने, ड्यूटी करने, तो हो सकता है कि इसका एक समाधान निकले। कुछ तो रखिए, कम से कम आप जाके चेक तो करिए गाड़ी में हो क्या रहा है। कुछ भी ना हो भी सकता है वो लोग पलट के बोलते हैं कि सर हम तो मस्ती करने आए, हम तो ये कर रहे हैं, बट कम से कम जाके पूछिए तो सही कि उस गाड़ी में लोग कौन है। कम से कम आईडी कार्ड तो आप मानिए, कुछ तो आप देखिए कि भाई हो क्या रहा है उस गाड़ी के अंदर। आपने तो इंतजार, और हमने 45 मिनट इंतजार किया। चित्रा, 45 मिनट कम नहीं होते हैं किसी भी दुर्घटना के लिए। कुछ मतलब कुछ मिनट ही काफी। माइक आईडी आपके हाथ में नहीं थी आज तक की? माइक आईडी आपके हाथ में नहीं थी? हम जब हम उनके पास गए, जब हमने उनसे सवाल पूछा, तब हमारे पास आज तक का आईडी था। गाड़ी में वरना गाड़ी के अंदर वो गाड़ी वहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे भी खड़ी रहती, आगे पीछे होती रहती। अगर आप बोलना चाह रही हो या मैं ऐड कर दूं, मैं सरिता विहार रोड पर थी, वहां पर एक गार्ड था। वहां एक दुकान में चोरी हो जाती है, एक चौकी बनी हुई है, उस चौकी में लाइट इसलिए जला के रखा है ताकि ये दिखे आपको कि पुलिस वाले अंदर है। लेकिन वो बोल रहे होंगे क्योंकि लाइट जल रही तो पुलिस वाले हैं, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं फिर भी जाके देखूं। मैंने जाके देखा 4 कुर्सी खाली, बाहर उधर पीछे जाके देखा तो आगे वाले दरवाजे को ऐसे बंद किया था और पीछे जाके ताला मारा था, यानी ताला बंद करके वो आराम से गायब है। वो गार्ड मुझे बोल रहा है कि यहाँ कभी पुलिस वाले नहीं होते। उसने ये भी कहा कि मैम, मैंने कहा बोलो स्क्रीन पर, तो कह रहे मैं सामने नहीं बोलूंगा, मुझे ही हड़काते हैं। पिछली बार चोरी हुई थी तो कह रहे तुम भिड़ जाओ जाके, क्या मैं क्यों अपनी जान दूंगा जोखिम पे? मैं इनको फोन करता हूँ, फोन नहीं उठाते, आते नहीं है, और दादागिरी अलग दिखाते कि तुम कैसे गार्ड हो। यानी गार्ड को उसकी जिम्मेदारी पुलिस वाले सिखा रहे हैं, लेकिन खुद की उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चौकी पे ताला मार के आप आराम से घूमिए। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, ये अनुभव है हमारे तमाम संवाददाताओं का, जो यहाँ पर वो बीती रात उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, कैसे डर और दहशत का आलम था, वो आपको बताने की कोशिश इसलिए है। दिल्ली पुलिस के तमाम लोग यकीनन हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। सबके भीतर कमियां निकालना इस प्रोग्राम का मकसद नहीं है, बल्कि जहां जहां कमियां हमें दिखी हैं, उन कमियों को आगे आने वाले वक्त के लिए दुरुस्त किया जाए, ये हमारा मकसद है। और आज तक अपने इस मकसद को ऐसे ही ईमानदारी से निभाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। अनीशा माथुर ने दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों के एक खास एंगल को खंगाला। दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में सुरक्षा चाक चौबंद नजर आई, लेकिन जैसे जैसे आप दिल्ली के बाहरी इलाकों में जाते हुए चले जाएंगे, वैसे वैसे सुरक्षा घटती हुई या गायब होती हुई दिखाई देगी। अनीशा माथुर की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं कि शहर में किस तरह से पुलिस और सिक्योरिटी का आलम है। इस वक्त रात के 12 बजे हम यहाँ 12 खंबा रोड की लाल बत्ती के पास हैं, जहां आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग भी है, पुलिस भी है और लोगों की पूछताछ भी हो रही है। यहाँ 12 खंबा रोड पर जो अजमेरी गेट की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, उनको इस बैरिकेड पर रोका जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस वाले भी हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं, और खास तौर से वो गाड़ियां जिनमें सिर्फ लड़के बैठे हैं, उनको रोककर पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्कूटी को भी रोका गया है और इन लोगों से पुलिस पूरी तरह से पूछताछ कर रही है कि ये रात के 12 बजे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं और इस किस तरह से ये लोग ड्राइव कर रहे हैं। दोनों लड़के बैठे हुए थे इसमें, बस और वो भी नहीं, नंबर प्लेट भी नहीं। हाँ, ये वो उसी लिए रोका था, ये नंबर प्लेट भी नहीं है। रात के 12:30 बज चुके हैं और इस वक्त हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। हमारे एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफी हॉस्टल्स हैं और दूसरी तरफ है विश्वविद्यालय मार्ग, जहां पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि हालांकि ट्रैफिक की आवाजाही थोड़ी बहुत है, लेकिन विश्वविद्यालय मार्ग पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों की तरफ सड़क जा रही है, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ऑफिस के बाद स्ट्रीट लाइट्स एक भी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर तक इस सड़क पे एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। हालांकि ये दिल्ली रिज वाला एरिया है और यहाँ पर काफी पेड़ पौधे हैं, सन्नाटा रहता है, और क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एरिया है तो यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। दिल्ली में स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं और सुरक्षा के मामले में भी सवाल कई बारी उठाए गए हैं कि जहां पर सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं, वहां पर क्राइम भी होता है।
यूनिवर्सिटी कैंपस के पास मुखर्जी नगर, ढाका कॉलोनी, धीरपुर, निरंकारी कॉलोनी एरिया जो है, यहाँ पर देश भर से स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट्स और काम करने वाले लड़के आकर रहते हैं। यहाँ कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर यंग लोगों की पॉपुलेशन काफी हद तक है जो किराए पर रहते हैं, और इन सभी सड़कों पर रात के 1:15 बजे इस वक्त हम यहाँ हैं और सड़क पर हम देख रहे हैं कि बाइक्स पर सवार लड़के घूम रहे हैं, गाड़ियां तेज रफ्तार से इन सड़कों पर चल रही हैं। क्या नहीं दिख रहा वो है कि पुलिस की कोई मौजूदगी। पिछले 3 किलोमीटर के एरिया में जब हम सड़क पर घूम रहे हैं, हमें कोई पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी इस तरह का रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या कोई नजर रखने वाला नहीं नजर आया है। कि रात को निकलने में डर तो लगता ही है। हम हैं इस वक्त जीटी करनाल रोड पर बुराड़ी बाईपास के बस स्टैंड के पास, जहां पर लगभग 1 साल पहले एक लाश मिलने की वजह से हड़कंप मच गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का पिकेट भी लगा हुआ है, बैरिकेड भी लगा हुआ है और 2 पुलिस वाले यहाँ पर रात के 1:15 बजे पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस के सहायता बूथ जो है, यहाँ की बत्तियां जरूर जल रही हैं, यहाँ पर लाइट जल रही है। अगर दूर से देखें तो आपको लगेगा कोई है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई पुलिस वाला हमें पिछले 2-2.5 किलोमीटर से नजर नहीं आया है और ना ही कोई इस वक्त इस पुलिस सहायता बूथ में है। और ये सोनिया विहार इलाका जो है, ये थोड़ा क्राइम प्रोन इलाका है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, यहाँ पर जंगल एरिया है और आप देख सकते हैं लगातार लोगों की आवाजाही यहाँ पर चालू है। साइकिलों पे भी लोग जा रहे हैं, बाइक्स भी जा रही हैं, गाड़ियां भी जा रही हैं, ट्रकें भी जा रही हैं। जो हमें नहीं दिख रहा है वो है दिल्ली पुलिस की कोई मौजूदगी। कहीं पर सुरक्षा चुस्त दिखी, कहीं पर महिलाओं के लिए गंदी सोच दिखी, कहीं पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखी तो कहीं पूरी तरह से नदारत दिखी। हमारी ये रिपोर्ट जो बीते 1 घंटे से लगातार आप देख रहे हैं और इसी वजह से आपसे निवेदन है कि दिल्ली को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, क्योंकि देश की ये राजधानी है और यहां से एक बड़ा मैसेज देश में जाना ही चाहिए। #बेटी बचाओ के जरिए आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं और उसको हम पहुंचाएंगे सरकार तक, पुलिस तक, प्रशासन तक। अनिशा, आपकी हमने रिपोर्ट देखी, एक बार फिर से वही सवाल, सबका वही एक्सपीरियंस था कि डर और दहशत का आलम था, लेकिन सबसे ज्यादा भयावह कहीं पर ऐसा लगा कि कुछ अनहोनी भी हो सकती है, इस वजह से इस खुद को सेफ रखना भी जरूरी है। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस कल रात का रहा है ना, सेंट्रल दिल्ली से पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, उसके बाद मैं निरंकारी कॉलोनी होते हुए बुराड़ी बाईपास होते हुए मैं उसके बाद गई सोनिया विहार पुश्ता इलाका और फिर भजनपुरा की तरफ होकर वापस आई। अब अगर आप जैसे ही आप सेंट्रल कनॉट प्लेस पे तो बहुत अच्छा था। कनॉट प्लेस पे बहुत अच्छे इंतजाम, सब मुस्तैदी से हैं, उनके पास लाठी भी है, 6-7 पुलिस वाले हैं। बाहर निकलिए, सिविल लाइंस विधानसभा पे एक पुलिस वैन, मुझे डीआरडीओ से मजनू का टीला क्या और सिविल लाइंस क्या, एक पुलिस वाला मुझे कहीं नहीं नजर आया। और इसको कहते हैं कि तो सिक्योरिटी जोन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आधी स्ट्रीट लाइट्स बंद। उससे भी ज्यादा डरावना क्या, बुराड़ी क्रॉसिंग पे जो अभी हमने देखा कि पुलिस वाले तैनात हैं। क्यों तैनात हैं? क्योंकि वहां पर पिछले साल एक मर्डर हुआ है। बुराड़ी बाईपास पे मर्डर करके लाश फेंकी गई, इसलिए वहां पे अब पिकेट है। वजीरपुर फ्लाईओवर जो है, वहां भजनपुरा सोनिया जहां घटना होती है वहां की तैयारी होती है क्या? इस तरह की कोशिशें जहां घटना हुई वहां पे पिकेट है, लेकिन साथ में वही सोनिया विहार का पुश्ता इलाका देख लीजिए, वहां पर हर थोड़े कुछ महीने बाद कहीं चाकूबाजी की, कहीं कुछ चोरी चकारी की हमें जरूर खबर आती रहती है कि यहाँ कुछ हो गया जी। कुछ नहीं वहां पे। ठीक है, लेकिन आपसे मैं आगे ये भी सवाल पूछूंगी, बीते 10 सालों में निर्भया कांड से उठाकर देखें, अब तक ये मामला सामने आया है जो सभी को बेचैन कर रहा है, लेकिन इन 10 सालों में
पुलिस के भीतर क्या एक तैयारी भी दिखी है, क्या एक बड़ा सुधार भी देखने को मिला है? क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन 10 सालों में हमने ये भी देखा है कि एक बड़ी तैयारी भी पुलिस की ओर से जरूर की गई है। अनिशा, आप लगातार कवर करती हैं राजधानी दिल्ली को, इस सवाल के साथ मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले मयूर विहार लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को। इलाके का रियलिटी चेक दिखाते हैं। हमारे संवाददाता अक्षता नंदगोपाल ने इस इलाके का लिया है जायजा, उनकी रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे दिल्ली के एक एंट्री पॉइंट में हूँ। ये है मयूर विहार जो दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर सिक्योरिटी भी है। जैसे मैं बात कर रही थी, अभी 12:30 बजा हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बैरिकेडिंग है, कितना सिक्योरिटी है और कांस्टेंट चेक्स भी हो रहा है। काफी डिप्लॉयमेंट है दिल्ली पुलिस का यहाँ पे इस जगह पे, और आप देख सकते हैं कि जितने भी ट्रक्स गाड़ियां जा रहे हैं यहाँ पे सब कुछ चेक कर रहे हैं, पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। मैं अभी गाजीपुर रोड में हूँ और इस पूरे स्ट्रेच में एक पुलिस वैन भी नहीं है। मैं अभी 20 मिनट के लिए यहीं पे खड़ी थी, यहीं पे वेट कर रही थी कि शायद एक पीसीआर वैन, एक पेट्रोल व्हीकल इस साइड से चली जाएगी, लेकिन कुछ नहीं आया अब तक। और जैसे मैं आधे घंटे से इस पूरे स्ट्रेच पे जा रही थी, अभी 1 बज रहा है और अब तक एक पुलिस व्हीकल या एक पेट्रोल वैन, पुलिस ऑफिशियल किसी को मैंने नहीं देखी। ये तो है कि जब मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, 2-3 गाड़ियां यहाँ पे जा रहे थे, रोक के देख रहे थे और जा रहे थे। मैं अभी मयूर विहार फेस 1 में हूँ। जैसे आप देख सकते हो, मैं रोड पे खड़ी हूँ, लेकिन पूरे दोनों साइड पे रेजिडेंशियल सोसाइटीज है, अपार्टमेंट्स है। तो मैं यहाँ पे 10 मिनट आसपास वेट कर रही थी और उतने समय में एक दिल्ली पुलिस पीसीआर वैन आ गया। तो इस जगह में और इस पूरे लोकेलिटी में जो मयूर विहार के पॉकेट्स है, जहाँ पे ये सोसाइटीज और अपार्टमेंट्स है, काफ़ी मॉनिटरिंग, काफ़ी पेट्रोलिंग भी होता है दिल्ली पुलिस से, और हर आधे घंटे एक दिल्ली पुलिस के वैन आ जाता है यहाँ पे पेट्रोल करने के लिए। अभी आधे घंटे से मैं यहीं पे खड़ी हूँ, ये अक्षरधाम के पास है, और ये जो पूरे एक्सप्रेसवे है काफ़ी बिजी है। अभी 2 बज रहे हैं, फिर भी काफ़ी ट्रैफिक है। और ये जो आधे घंटे के लिए जब मैं यहीं पे थी, मैं एक तो चीज़ नोटिस किया। पहले तो सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे है लगवा के, एक तो जहाँ मैं हूँ बस स्टैंड पे फोकस कर रहे हैं, दूसरे ट्रैफिक पे। दूसरी चीज़, ज़्यादातर लोग, जैसे 2-3 जगह मैं खड़ी थी, वैसे भी यहाँ पे भी ज़्यादातर लोग स्टॉप करके पूछ रहे थे कि क्या हुआ। कुछ लोगों को जेन्युइनली मदद करना था, कुछ लोगों के और इंटेंशंस थे। और उसके बीच जब मैं रेडी हो रही थी ये पीटीसी रिकॉर्ड करने के लिए, उसी समय एक पीसीआर वैन आ गए। तो काफ़ी पेट्रोलिंग हो रहा है, दिल्ली पुलिस हमको बोल दिया, क्योंकि मैं पूछ रही थी कि कब आते हो, कितने सब बार आप जाते हो, तो बोल रहे थे कि पूरे रात हमारी ड्यूटी यही है, पेट्रोल करने के लिए इस पूरे हाईवे और एक्सप्रेसवे में। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गाड़ी में आ रहे थे वो लोग, जो दिल्ली पुलिस आ रहे थे पेट्रोल वैन में, उसमें सायरन ऑन नहीं था, लाइट्स ऑन नहीं था। तो क्या वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जब पेट्रोलिंग हो रहा है, ताकि लोगों को पता है, अलर्ट है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पे है और पेट्रोल कर रहे हैं। नोएडा के बिल्कुल नजदीक है ये इलाका मयूर विहार, जहां से अक्षता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अक्षता चेन्नई की रहने वाली हैं, केरला में भी उनका समय काफी गुजरा है। 3 साल पहले वो दिल्ली आई और उसके बाद से लगातार इंडिया टुडे के साथ जुड़ी हुई हैं। अक्षता, चेन्नई से, केरला से अगर कंपेयर करें राजधानी दिल्ली को, किस तरह से यह हिस्सा अलग दिखा, और बीती रात सबसे डर का माहौल कहां पर लगा, और लगा कि नहीं दिल्ली पुलिस कामकाज कर रही है, सुरक्षित है? डर तो बिल्कुल लगा मेरे को चित्रा, जब मैं थी 3 घंटे के लिए, और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे पास कैमरा पर्सन थे, फिर भी मेरे को बहुत डर लगा। आप चेन्नई के बारे में बात कर रहे थे, केरला के बारे में बात कर रहे थे। जब मैं पहले दिल्ली आ रही थी तो मेरे पेरेंट्स ये बोल रहे थे कि दिल्ली में क्या सेफ है, ये निर्भया हुआ था, ज्यादातर रेप केसेस होता है, विमेन के लिए सेफ नहीं है। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, हमारे सेफ्टी हमारे हाथ में है, मैं देख लूंगी वैसे। लेकिन जब कल रात में निकली थी, इसके पहले मैं बोल दूंगी कि कभी अकेले ऐसे रोड पे नहीं खड़ी हुई हूं मैं पहले, तो ये एक नया एक्सपीरियंस जैसा था। और ये लगा कि शायद
इसमें कुछ सच है कि दिल्ली अनसेफ है महिलाओं के लिए। चेन्नई में कभी ऐसा हुआ कि रात में अकेले खड़े, कभी नहीं ऐसा बिल्कुल हुआ? नहीं, मैं तो मतलब चेन्नई में इतनी सालों से थी। और रात अंधेरे में जब मतलब कुछ पार्टी के लिए जाते हो, वापस जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा। ये शायद भी हो सकता है क्योंकि मैं लोकल हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज का ये सब का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लगा और अनसेफ लगा। लेकिन ये जरूर था कि जितने समय के लिए मैं रोड पे थी, इतने लोग खड़े होकर मतलब देखते हैं, घूरते हैं, तो फिर आपको ऑब्वियसली अनसेफ। हाँ, मेरे को कुछ दो तीन लोग जो हेलमेट पहन के पूछ रहे थे, मेरे को कुछ उतना समझ नहीं आया कि क्या चाहिए। मैंने बस बोल दिया कि थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए और मतलब जाओ। क्या हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहे थे या कुछ और के लिए, वो मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि अगर कुछ वेल इंटेंशनड आदमी भी आता है, आपको वो डाउट आता है कि क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वो ट्रस्ट फैक्टर इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि हम सबका एक ना एक कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब दिल्ली में या जो भी सिटी में, और इसलिए वो ट्रस्ट डेफिसिट है। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि चेन्नई के मुकाबले दिल्ली सेफ नहीं दिखा आपको? बिल्कुल नहीं। चेन्नई आपको ज्यादा सेफ नजर आता है? बिल्कुल नहीं। चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई सब जगह में मैं देर मतलब रात में भी बाहर निकली हूँ और मेरे को कभी इतना अनसेफ और नहीं इनफैक्ट मुझे लगता है चित्रा, जब यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स की बात हो रही है तो हम सभी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं। एक बार जल्दी से, अब श्वेता आप बिहार से हैं, एक एक करके जल्दी से अपने परिचय दे दीजिए। आप कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से? मैं कोलकाता से हूँ। बैंगलोर से। उत्तर प्रदेश। परिवार जम्मू कश्मीर, बट दिल्ली की कुड़ी हूँ मैं बिल्कुल, इसीलिए एकदम चेन्नई से। मैं दिल्ली की हूँ और एक्चुअली मैं कुछ टिप्पणी भी करना चाहूंगी। मैं लौट के उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर एक अलग अलग स्टेट से यहाँ पर हमारी तमाम संवाददाता जो अपने अनुभव शेयर कर रही हैं, अपने राज्य से जब वो राजधानी दिल्ली को देखती हैं तो उनको लगता है, कई लोगों को ऐसा लगा कि दिल्ली में सुरक्षा और कड़ी और बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जल्दी से आपको लेकर चलते हैं द्वारका से उत्तम नगर इलाके की तरफ। श्रेया चैटर्जी ने कल रात वहां पर क्या कुछ देखा है, अब उनकी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। करीबन 10 से 15 मिनट हो गए हम द्वारका के सेक्टर 1 से निकल के आउटर दिल्ली के तरफ जा रहे हैं और जो रास्ते पे हम चल रहे हैं, अभी फिलहाल यहाँ पे हमें कोई पुलिस की टीम करीबन 15 मिनट तक नहीं दिखी, कोई पीसीआर वैन रास्ते पे नहीं दिखी। आप देख सकते हैं कि करीबन 20 मिनट, अभी 12:11 पे हम यूनिटी 1 मॉल के सामने एक पुलिस वैन दिखी है, एक पीसीआर वैन यहाँ यूनिटी 1 मॉल जनकपुरी के सामने हमें दिखाई दी है। ये करीबन द्वारका सेक्टर 1 से निकल के 15 से 20 मिनट बाद हमें ये जो पीसीआर वैन यहाँ पे मौजूद हुए दिखाई। ये न्यू कंझावाला है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सड़कों पे कहीं कोई सिक्योरिटी तो आपको दिखेगी नहीं, और जहाँ से हम निकले उस रास्ते से होते हुए कहीं भी हमें बैरिकेडिंग नहीं दिखी। ये बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ एक पीसीआर वैन हमें फिलहाल दिखी जनकपुरी के यूनिटी 1 मॉल के सामने, और उसके अलावा कहीं पर भी कोई बैरिकेडिंग, कोई सिक्योरिटी हमें नहीं दिखी। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की चेक पोस्ट लगी हुई है, पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है, और पूरी दिल्ली में हमने जब ट्रैवल किया तो कई जगह पे हमें चेक पोस्ट नहीं दिखी, लेकिन ये ऐसा इलाका है जहाँ पे हमें दिल्ली पुलिस की चेक पोस्ट भी दिख रही है और दिल्ली पुलिस की जो ऑफिशियल्स है वो भी ड्यूटी पे दिख रहे हैं। रात के 3 बज चुके हैं, इसके बावजूद भी सारे ऑफिशियल्स अभी ड्यूटी पे मौजूद है और चेक पोस्ट भी है। ये एक सेफ्टी एपरेटस है जो कहीं ना कहीं लोगों को भी अच्छा फील करवाएगा। दिल्ली की ऐसे जगहों पे भी दिल्ली पुलिस रात के 3 बजे मौजूद है, और ये
कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज भी है, जो लोग देख के खुश भी होंगे। और हो सकता है कि ऐसे चेक पोस्ट अगर बढ़ाए जा सके तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग और भी ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। श्रेया के पास सीधे जाते हुए, श्रेया आप कोलकाता से हैं और यहां पर बीती रात अलग अलग हिस्सों में जाकर आपने रिपोर्टिंग की। कोलकाता में और दिल्ली में क्या फर्क दिखा, और सबसे भयावह तस्वीर अगर कल की कोई आप शेयर करना चाहें, जब डर लगा बहुत ज्यादा? अंतर तो बहुत है, क्योंकि अगर हम कोलकाता की बात करें, ये तो एनसीआरबी रिपोर्ट में ही है कि इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज, तो ऑब्वियसली उसके अगर हम डिफरेंस में दिल्ली में देखें तो डर लगता है। कल करीबन 11 बजे से 4 बजे तक मैंने ट्रैवल किया। एक ऐसा स्ट्रेच था जहां पे, क्योंकि मैं आज तक की माइक आईडी से रिकॉर्ड कर रही थी, एक कैब वाला आया और कहा कि मदद कर दीजिए, वैगनआर से कोई हमारा पीछा करके चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कोई एक रिपोर्टर से मदद मांग रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आए दिन ऐसा होता रहता है, यहाँ कोई पीसीआर नहीं होता, कोई हमें पूछने के लिए नहीं आते, और कोई माइंडसेट का भी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अगर हिस्सों के लोग देखें, यही लोग ज्यादातर राजधानी दिल्ली में आते हैं, कोलकाता से, अलग अलग हिस्सों से, लेकिन दिल्ली में आके एक मानसिकता चेंज भी दिखती है। आपकी नहीं, कोलकाता बहुत सेफ है, दिल्ली में आके लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अलग अलग हिस्सों के मिल जाएंगे जो इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या एक माइंडसेट भी है जिसको चेंज किए जाने की जरूरत है राजधानी दिल्ली में? खास मैं कहूंगी कल तक ना मैं डिनाइल में थी। दिल्ली से मुझे प्यार है, मैं भले ही कलकत्ता से हूं, मुझे लगता है कि इतना भी ज्यादा अनसेफ नहीं है, ज्यादा दिखाया जाता है, लेकिन कल रियलिटी मिली कि नहीं, ये सच है कि अनसेफ तो है। और ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट मैनिंग है ना दिल्ली पुलिस की, ये कहीं ना कहीं हमें चेंज करना पड़ेगा। एक जगह पे हम देखते हैं कि बहुत सिक्योरिटी, सेंट्रल दिल्ली, लेकिन दूर जाओ आउटर दिल्ली, बाहरी दिल्ली की तरफ तो सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो ये डिस्पैरिटी को कैसे खत्म किया जाए? एक एक लाइन में आखिरी में अगर आप सलाह देना चाहें कि किस तरह से राजधानी दिल्ली को बेटियों के लिए सुरक्षित हम पूरी तरह से बना सकते हैं, एक लाइन में जल्दी देखिए चित्रा, हालांकि एक लाइन में इसको समअप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको रूट लेवल से हमें हटाना होगा। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, देखिए हमने पुलिसिंग की बात कर ली, हमने सीसीटीवी कैमरास की बात कर ली। एक लाइन ये है कि पहले घर से इसकी शुरुआत करिए। कोर वही है कि घर में अपने लड़कों को पहले आप समझाइए और बताइए कि एक महिला को इज्जत कैसे देते हैं, एक बेटी को, बहन को इज्जत कैसे देते हैं। शायद सुधार वहां से शुरू हो। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें नो मीन्स नो को समझना होगा। यदि लड़की हमारी जगह, उस जगह पर जिस बस स्टॉप पर हम मौजूद थे वहां पर लड़के होते, वो नो कहते तो उन्हें तुरंत हटा दिया जाता, उन्हें कोई फोर्स नहीं करता, उन्हें कोई बार बार लिफ्ट के लिए पूछता नहीं। लेकिन लड़कियों के नो को भी नो क्यों नहीं समझा जाता है, ये बड़ा सवाल है। की बात जल्दी, मेरे हिसाब से हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब तक महिला सुरक्षा सबसे सर्वोपरि नहीं होगा, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। इट शुड बी अ प्रायोरिटी। नबीला, हम राजधानी कहते हैं दिल्ली को, यहाँ पर हर तरफ से लोग आते हैं, कौन कैसे होता है और कौन कितना हंग्री है पैसे बनाने के लिए पता नहीं, तो पुलिस डिप्लॉयमेंट जरूरी होना चाहिए। मुझे लगता है कि चीजों को कागज से ऊपर उठकर देखना चाहिए। कागजों में मत दिखाइए कितनी सीसीटीवी है, कितने पुलिस के डिप्लॉयमेंट है, वो रियल सड़कों पर होना चाहिए। जल्दी से आप वो दिल्ली वाला बनिए, आप आदमी हैं या औरत, जो आपको एज अ गार्जियन आप हैं दूसरों के लिए, कि आपके शहर में किसी को कभी अनसेफ ना लगे। हम सोसाइटल चेंज के बारे में बात करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि फियर ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, अब वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों से माफी के साथ मैं चाहूंगी, देखिए इंडिया टुडे ग्रुप देश के अलग अलग हिस्सों के तमाम रिपोर्टर्स जो यहां पर आकर काम करते हैं, लेकिन बीती रात राजधानी दिल्ली में उन्होंने जो महसूस किया, महफूज नहीं है दिल्ली। कमी निकालना सिर्फ हमारा काम नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली को महफूज करने के लिए आपको क्या किए जाने की जरूरत है। हैशटैग बेटी बचाओ के जरिए देश के तमाम हिस्सों की राय भी लगातार हमारे तक पहुंच रही है, आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी और बड़ी किए जाने की जरूरत है। और इसके साथ ही दिल्ली वालों, खुद को भी जरा बदलो आप।